है। आपने देखा कि पहला सत्र बहुत ही उपयोगी, विचारोत्तेजक और बहुत सारे ऐसे मसलों को प्रकाश में लाने वाला रहा जो आमतौर पर हम लोगों की नजरों से छिपे रहते हैं। अब दूसरा सत्र मुख्य तौर पर शिक्षा पर केंद्रित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में दुर्भाग्य से सबसे कम पैसा उसके ऊपर खर्च किया जाता है और सबसे कम ध्यान उसके ऊपर दिया जाता है। तो अब देखिए, जो हमारे सामने एक योजना पेश की जा रही है कि अगले 25 साल में हम लोग 20 से लेकर 25 साल में विकसित भारत बना लेंगे, तो उस वक्त का भारत कैसा होगा, उस वक्त के भारत की शिक्षा कैसी होगी, इन्हीं सब सवालों के ऊपर इस सत्र में विचार होगा। डॉक्टर कंचन शर्मा और डॉक्टर अजय कुमार चौबे इस सत्र में प्रस्तुतियां करेंगे और डॉक्टर सुहेल सिंह सिद्धू इसकी अध्यक्षता करेंगे। आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में। और इस सेशन का जो टाइटल है कि शिक्षा का प्रचलित मॉडल और प्रयोग धर्मिता, तो जाहिर है कि मॉडल के ऊपर भी चर्चा होगी और इसके अंदर इनोवेशन की, इसके अंदर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का क्या स्कोप है, उनका क्या इतिहास है, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, और ये विकसित भारत का जो सारा विजन है उसके अंदर अभय जी ने जैसे कहा ही कि शिक्षा किस किस्म की हो और वो कौन से सामाजिक या आर्थिक विकास के लिए एक किस्म का हमें के लिए हमारा मत भी बनाए, हमें तैयार भी करे और उसके बारे में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अपने आप को देख सकने का, बार बार उसके अंदर एक करेक्टिव मेजर्स को ले आने की भी जो एक बात होती है। मेरा ख्याल है कि ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय कुमार चौबे जी से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखें और 20 मिनट का समय है हमारे पास हर एक प्रस्तुति के लिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बातचीत को करेंगे। थैंक यू। वहां से करने बात। डॉक्टर चौबे के बारे में दो बातें बता दूं। डॉक्टर चौबे दिल्ली सरकार के साथ में हैं और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने दिल्ली की जो करिकुलम कमेटी है उसके निदेशक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले सर आपको, प्रोफेसर अभय कुमार दुबे को इनवाइट करने के लिए आभार। ये बहुत समृद्ध मतलब गोष्ठी है और विचार विमर्श हो रहा है और इसमें हम तो एक शिक्षा के छात्र रहे हैं और उस इतिहास को पढ़ा है, उस अभ्यास को भी पढ़ा है, उस परंपरा को भी पढ़ा है। लेकिन और मैंने इसके पहले कुछ तैयारी भी की थी, लेकिन कल जो बीज वक्तव्य दिया उसके बाद हमारा पूरा पहले का सब समेटा और फिर उसको रिफ्रेम और रीआर्टिकुलेट करने की मैंने कोशिश की है। देखिए, जब भी हम जो भी बात हम करते हैं, विमर्श करते हैं, तो मानव का जो नैसर्गिक रूप है या नेचर का नैसर्गिक मतलब वो अभिव्यक्ति उसमें प्रकट होती है और वो है आपकी ड्युअलिटी, द्वैतता। द्वैतता जो है प्रकृति का, मानव का, उसके संज्ञात्मक गतिविधियों की विशेषता है और उसी में हम परंपरा और आधुनिकता के बीच जो है विमर्श करने का प्रयास करते हैं। और ये ड्युअलिटी ऐसी नहीं थी जब प्राचीन जीवन था, मैंने प्राचीन समय था, मेडिएवल उसके सामने उपस्थित हुआ। प्राचीन में भी हम देखते हैं, एक पूर्व और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं, तो हमेशा ड्युअलिटी होती है और उनके बीच जो है एक संघर्ष होता है और उस संघर्ष को हम कैसे रिकंसाइल करते हैं इस पे हमारे डिपेंड करता है कि वो संभावनाएं, वो जो विकल्प है वो कितना इंक्लूसिव होगा और कितना मतलब वो समतामूलक होगा, कितना इमेंसिपेटरी होगा, कितना कल्याणकारी होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं
ये असली मुद्दा ज्ञान मीमांसीय है। भारत की गुलामी जो है, उपनिवेशवाद, आर्थिक रूप से शुरू जरूर हुई, लेकिन आर्थिकता भी है, पूंजीवाद भी उपनिवेशवाद ज्ञान मीमांसा की उपज है। ज्ञान मीमांसा में बदलाव आया, उसके बाद हमारी विचार प्रक्रिया बदली, हमारे मूल्य बदले, उसके अनुसार मूल्यों को हमने आरोपित किया, और एकाएक आप देखिए अर्थ जो है बाकी एस्पेक्ट से, जो मानव के और भी पहलू है, जीवन के अस्तित्व के और भी पहलू है, उसमें भारी पड़ गया। 12वीं 13वीं शताब्दी में जो पॉपर शब्द यूज होता था, जो घुमंतु लोग होते थे जिनके पास कोई संपत्ति और धन नहीं होता था, और वही पॉपर पुअर बन गए इस कैपिटलिज्म के आने के बाद। हमारे यहाँ भी परंपराएं थी, जिसके पास कुछ धन नहीं होता था, जो लोग मतलब निर्धन होते थे, उनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। ऐसा नहीं था कि धन उसका आधार था। तो ये कहने का मतलब कि ये मीमांसीय परंपरा है, और ये समस्या जो है पेडागोगिकल है, ये आइडियोलॉजिकल नहीं है। और इसी में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इस पे हम बात करें। कल बीच वक्तव्य में दोनों जो है था, मतलब दो जो ड्यूअलिटी थी, एक आर्थिक, जैसे वाइस चांसलर मैम ने आर्थिक एस्पेक्ट को रखा, ईश्वर मिश्रा सर ने वो दूसरे एस्पेक्ट को रखा। तो देखिए, यदि हम देखेंगे जो मॉडर्न यूरोप की जो एपिस्टेमोलॉजी थी, वो किस तरह से उभरती है, तो उसमें जो दो पार्ट में बटा, एक हुआ इंट्रिंसिक और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल। जो भी उसको आधार, उसका क्राइटेरिया बना, एक मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। और पूरा यदि आप साइंटिसिज्म देखें तो मात्रात्मकता का प्रयोग है, और उसी साइंटिसिज्म की देन आपको पूंजीवाद है, और उससे उपजी जो है बीमारियां है, उसके बाद उसका शोषण है, उसका प्रसार है। और यदि हम देखें कि शिक्षा, यदि शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा है क्या? शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उपकरण है क्या? मैं थोड़ी सी इसमें करना चाहूंगा विचार, हम लोग करें। देखिए, मानव जब जन्म लेता है तो एक बच्चा क्या होता है? एक बायोलॉजिकल एंटिटी होता है, वो एक बंडल होता है ब्लड का, बोन्स का और मसल्स का। लेकिन उसको सामाजिक बीइंग में बदलने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना? और माँ, परिवार, किन्सी, पड़ोस के द्वारा उसको बहुत सारी जो कल्चरल हमारे पास नॉलेज है, जो मूल्य है, जो नॉर्म्स है, जो परंपराएं हैं, भाषा है, इन सब को हस्तगत किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो मानव शुरू से ही मतलब ये प्रक्रिया जो है नैसर्गिक रूप में प्राप्त हुई। लेकिन जब शुरू में जब बिल्कुल जीवन सामान्य से था तो ये तो चल जाता था, जो प्राथमिक इकाई थी, परिवार, नातेदारी, पड़ोस। लेकिन जैसे जैसे जीवन जटिल हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, नॉलेज कॉम्प्लेक्स हुआ, कल्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आई, इसको देने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने लगी। वो परिवार से दिया जाना संभव नहीं हुआ। और हम देख सकते हैं सीधे सीधे हमारे भारतीय समाज में तो शिक्षा और मतलब इस रूप में शिक्षा आती है। और जैसे हम इसको समाजशास्त्र की भाषा में कहें तो दो तरह की संस्थाएं होती है। एक संस्थाएं जो मानव जीवन के साथ उभरी है, जिसको क्रेसिव कहते हैं, और जो मानव ने डेलिबरेटली बनाई है, उसको हम इनैक्टेड कहते हैं। तो शिक्षा इनैक्टेड एक प्रक्रिया के रूप में आई, समाजीकरण जो था एक क्रेसिव प्रोसेस के रूप में, इंस्टीट्यूशंस के रूप में आया। तो हम जैसे जैसे देखते हैं कि उसमें यदि हम भारत में भी देखें तो शुरू में मतलब ये सोशलाइजेशन ही था, लेकिन बाद में देखिए, और शुरू में क्या थी शिक्षा में लोग जाते थे, वो बिल्कुल आध्यात्मिक और बिल्कुल हाई लेवल के नॉलेज की बात करते थे, लेकिन परलौकिक बातें नहीं थी। लेकिन बाद में गांव में पाठशालाएं वगैरह भी सब खुल गई। तो इसी चीज को हमें देखना होगा कि मतलब ये एक मामला बनता है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा, मॉडर्न काल में शिक्षा आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो उसका बाकी पार्ट है, इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा प्राचीन है जो सिस्टम, उस पर मैं थोड़ा बात करूंगा कि कैसी थी, क्योंकि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है, तो इसको भी समझना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, ज्ञान क्या है और परंपरा क्या है। तो हम देखते हैं कि जो पर्पस था वो था कि स्पिरिचुअल एब्सोल्यूट नॉलेज को प्राप्त करना, और जो ड्युअलिटी है फाइनाइट की मतलब निश्चित को पकड़ के अनिश्चित को पकड़ना, और
उच्चतम उद्देश्य यानी इमेंसिपेशन को प्राप्त करना, शिक्षा का ये उद्देश्य था। और हम यदि इसके उलट आधुनिक और देखें कि आधुनिक समय में हम देखें तो वस्तुनिष्ठ ज्ञान था, जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज था, जो हम ऑब्जर्व कर सके, देख सकें, उसके डेटा को हम एनालाइज करके इन्फ्लुएंस करें, उसका जो मापा जा सके, जो व्यक्त किया जा सके। और यदि प्राचीन भारतीय ज्ञान मीमांसा को देखें तो वहां पे था कि जो हमारे एक्सपीरियंस के अतीत है, बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल है, उसको देखना, उसको प्राप्त करना, चाहे सेल्फ ही का मामला क्यों ना हो, चाहे वो मतलब अल्टीमेट ट्रुथ का मामला क्यों नहीं हो। राजा कमल मुखर्जी ने कहा है कि ये वस्तु की बजाय व्यक्ति पे मतलब था, वो सब्जेक्ट पे ध्यान देता था, ऑब्जेक्ट पे नहीं। और मैं यहीं पे कहता हूं कि यहाँ पे हमें ज्ञान की इस परिभाषा पे विचार करना होगा कि ज्ञान एक वस्तु, प्रोडक्ट है या प्रोसेस है। जैसे मैंने जो समझा है ज्ञान की परिभाषा एक शिक्षक के नाते कि ज्ञान क्या होता है, तो मुझे लगता है ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के अंतर संबंधों से, इंटरैक्शन से का जो प्रोसेस है उसका प्रोडक्ट है। और नेचर ने, खुदा ने, भगवान ने हमको 4 फैकल्टी दी है। कॉग्निटिव, जिसका काम क्या है, सोचना, विचार करना, तर्क करना, इन्फ्रेंस निकालना, एनालिसिस करना, स्टोर करना इंफॉर्मेशन। सेंसेस दिए हैं, देखना, सुनना, यानी एक्सपीरियंस करना। शरीर दिया है, इससे शरीर की विभाषा होती है। और चौथा है आपको स्पिरिट, जिसको हम कॉन्साइंस की बात करते हैं। तो ये 4 फैकल्टी है। इस 4 फैकल्टी को मतलब इसमें ये है। और आप देखिए इतने स्कूल ऑफ थॉट क्यों हुए, क्योंकि जिस फैकल्टी को जिसने इंपॉर्टेंस दिया वो उस तरह से वो स्कूल ऑफ थॉट हो गए। और ये मामला हमें समझना होगा कि हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया जाता था। और इसीलिए 6 स्कूल ऑफ थॉट आपको भारत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पे जो नोअर है उस पर ध्यान दिया जाता था, और जो नोबल है वो बदलता रहता था। हमेशा नोबल आप देखेंगे बदलता रहता। 6 स्कूल में ही उनके नोबल अलग होते हैं। बुद्ध और आपको वैदिक फिलॉसफी के बीच भी हम देखें वो रहता है। और इसके बाद हम यदि देखें कि केवल वो ग्रंथों तक सीमित नहीं था। एक बार की बात है, छंदोग्य उपनिषद में बात लिखी गई है, जो प्रोफेसर मुखर्जी के डॉक्यूमेंट से मैंने लिया है, कि शांता कुमार जो है के पास नारद जाते हैं और उन्होंने कहा कि भाई, तो जब ये बात करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हमने, नारद कहते हैं कि हमने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सारे वेद पढ़े, महाकाव्य और जो भी माइथोलॉजी है सभी 5वें वेद के रूप में पढ़ा। तो शांता कुमार कहते हैं कि भाई आपने तो सब कुछ पढ़ लिया। तो नारद कहते हैं कि नहीं, हमने आत्मज्ञान प्राप्त ही नहीं किया, ये तो शब्द ज्ञान है। तो आज देखिए, इस पे भी हमारी आधुनिक शिक्षा की बात होती है। और जो हम देखते हैं ना कि आइडियोलॉजिकल जो एक पेडागोगी काम कर रही है और जो कंटेंट इधर उधर करती है, इसके भी समझने की जरूरत है कि एजुकेट करने के लिए और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। ज्ञान एक डायनेमिक एंटिटी है, एक स्टेबल चीज नहीं है। इस पे स्टॉट फिलॉसफी भी इस बात को कहती है, हमारे इंडिया में भी तो बात हुई ही है। तो और यही बात आती है कि श्वेत केतु में, आपको छंदोग्य उपनिषद में भी श्वेत केतु में जब 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद, तप के बाद जब शिक्षित होकर घर जाते हैं श्वेत केतु, तो उनके फादर ने जो अस्तित्व से संबंधित सवाल पूछा वो उससे निरुत्तर हो जाते हैं। ये बताता है कि किस तरह से मतलब शिक्षा का जो गहरा मतलब ये था। तो केवल वैदिक ऋचाओं को, श्लोकों का उच्चारण, शब्द के भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो शब्द केवल ऐसा नहीं था कि केवल शब्द मात्र थे, उस शब्द के द्वारा मतलब अर्थ को गूढ़ता में समझना। उपनिषद में जो बात कही गई, हम यदि वेस्ट स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो कितनी सीखने की थियरीज है। और यह क्या कहता है हमारे उपनिषद में कि सीखने का 3 स्टेज दिया गया, 3 प्रोसेस है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हमारे गांव में लोग कहते थे बबुआ पढ़ो मत, गुनो भी। देखिए, श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं है। सुनना तो था, वो हमारी माने वाचिक परंपरा थी, तो हम बोलते थे, लिखने की तो ऐसी परंपरा थी नहीं। तो मैंने सेंसेस के द्वारा चीजों को लेना, सुनना, पढ़ना, देखना, मतलब ये श्रवण हुआ। उसके बाद क्या है, उसको प्रोसेस करना। मनन का मतलब केवल रिफ्लेक्शन नहीं, मनन का मतलब पूरी तरह से कंटेम्पलेशन तक पहुंचना, उसकी अंतिम लेयर तक पहुंचना, उसमें जितने भी अर्थ हैं उसके अंतिम लेयर तक पहुंच करके उसकी संपूर्णता को समझना। और संपूर्णता केवल वो संपूर्णता नहीं, जिल्द को नहीं, बल्कि उसकी बारीकियों के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ उसकी संपूर्णता को समझना।
और बात में है क्या, निधि ध्यासन, उसको रियलाइज करना, उसको जीवन में अप्लाई करना। आज हम कहते हैं ना, बच्चे मैथ्स से पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं मैथ्स का विद्यार्थी हूँ, कुछ लोग कहते हैं भाई ये मैथ्स के तो ये कैलकुलस जो है व्यवहारिक जीवन में अप्लाई नहीं होता है, सिखाया नहीं गया है। तो ये चीजें जो है, तो हम इसको देखें। अब देखिए शिक्षा जो है वैदिक, जो हमारी जो प्राचीन काल की शिक्षा थी, वो आंतरिक अनुशासन के रूप में थी, आंतरिक, जिसको तप और तपस्या कहते थे। और हमें याद है कि हमारे जो सोशल पेडागोगी में हमारे पेरेंट्स वगैरह लोग कहते थे, एक आप लोगों ने भी सुना होगा कि विद्यार्थी के लक्षण होते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैव च अच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये बात होती थी। तो ये भी समझने की जरूरत है कि मतलब जो हम ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान में हम जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको छोड़ के हम बात नहीं कर सकते, है ना। ज्ञान कोई आउट देयर इंडिविजुअल नहीं होती, ज्ञाता के बाहर एंटिटी नहीं है जिसको हम पैसिवली हमको डिस्कवर करना है। यही तो पोलिटराइज करने का, यही तो आपको डोमिनेट करने का, हेजोनाइज करने का, कंट्रोल करने का तरीका है। तो ये चीजें जो है आपको मतलब ये है, और ऋग्वेद में तो इसकी हर जगह चर्चा है। और पता है इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ शिक्षा क्या थी। शिक्षा का जो रूप था वो नैसर्गिक था। शिक्षा कभी भी इस तरह का, आप स्कूलों में आप जाके देखें तो डेस्क होता है, एक खास तरह का उनका मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइन होती है, उसी तरीके से बैठेंगे, टीचर कहाँ बैठेंगे डिफाइन होता है। तो इस तरह से ये चीजें थी। लेकिन वहाँ क्या होता था, अच्छा टीचर का रिलेशन भी डिफाइन होता है, आरटीए बताता है कि टीचर के साथ क्या कैसे व्यवहार करना है, बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। वहाँ क्या था, टीचर और बच्चों के बीच एक साझेदारी थी, एक पार्टनरशिप थी, एक ओनरशिप थी कि हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ओन करते हैं और नई ज्ञान की संभावनाएं क्रिएट करेंगे। तो ये चीजें थी। वहां जाके परिवार के साथ रहते थे, और पता जो हाउस होल्ड चोर था उनकी गाय चराने से लेकर के लकड़ी लाने तक सारा काम करते थे गुरु की, और गुरु उनको पाठ भी पढ़ाते थे। इससे क्या होता था, इसको आप अप्लाई भी करते थे, गुरु बताते भी थे, मूल्य की शिक्षा भी देते थे, कौशल की भी शिक्षा देते थे, और इस तरह की ये परंपराएं थी और एक बेहतर संबंध था। और भीख मांगने वाली बात पे राधा कुमार मुखर्जी कहते हैं कि यही तो अहम को, अहंकार को, ईगो को ध्वस्त करने का एक मैकेनिज्म था, ठीक है। और इसलिए, और सच्चा विद्यार्थी होने के लिए आपको कठोपनिषद में इस तरह के विद्यार्थी की चर्चा है। नचिकेता जब जम के पास जाते हैं तो नचिकेता को बहुत सारी उपहार देने की बात की जाती है। कहते हैं जम की भाई हमें तुम्हें तुम्हारे पुत्र और पौत्र मैंने बेटे नात नातिन को हम मतलब 100 साल की आयु देते हैं, बहुत सारी गायों का झुंड देंगे, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, सोना, कुछ भूभाग पे आपको शासन भी देंगे। नचिकेता ने कहा हमें आत्मज्ञान चाहिए। तो ये भी बताता है कि मतलब किस तरह की आप इंस्ट्रूमेंटल केवल नीड्स को पूरा नहीं, शिक्षा प्राप्त करना मतलब रियल में आपको इंट्रिंसिक एस्पेक्ट तक पहुंचना, जो गूढ़ पक्ष है जीवन के, हमारे अस्तित्व के, वहां पहुंचना, उसके साथ इंगेज होना और वहां से जाके अपने आप को वो करना। उपनयन संस्कार का जिक्र होता है, लोग इसको तो बहुत सारे तरीके से इसको अर्थापित करते हैं और इसका सिग्निफिकेशन करते हैं, लेकिन ये बेसिकली था एक वहां से टीचर जो है विद्यार्थी की जिम्मेवारी लेता था, है ना, एक नए तरीके का संबंध बनता था और वहां से तब वो जी होता था। दूसरा जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा का जो पक्ष था कि शिक्षा सामाजिक अन्वेषण की संस्कृति के रूप में थी, समीक्षाई अन्वेषण, क्रिटिकल इंक्वायरी के एंटिटी के रूप में थी। और सिक्स स्कूल ऑफ थॉट इसके एग्जाम्पल है, उसके साथ ही बौद्ध, जैन, है ना। और ऐसा होता था कि गुरु के घर पे ही नहीं, आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त भी बहुत डिस्कशन की सर्किल थी, आपको दार्शनिक मंच थे, परिषदें थी, मंडली थी और अन्य संस्थाएं थी जहाँ के लोग बात विवाद, तो हमारी बहुत बौद्धिक परंपरा थी। हम फील्ड में जाके थोड़े करते थे, हम तो लोगों से सहसास करते थे और चीजें रिवील होती थी। और इसी में इसके बाद राजा भी प्रश्रय देते थे, जैसे कि हम देखते हैं बृहद्रथ उपनिषद में बात कही गई है कि राजा जनक विदेह ने कुरु पंचाल के देश के सभी ब्राह्मणों को बुलाया और वहां पे था कि 1000 गाय जिसके सींग में सोना मतलब लगा होगा और उन गायों को दान दिया जाएगा जो इसमें जीतेगा उस विमर्श की प्रक्रिया में। और वहां जाके वल्क ने ऋषि ने जो है उसको
उसको जीता और ये किया। तो ये भी बताता है कि किस तरह से केवल आपको भारत सरकार और दिल्ली सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, एक पैटर्निज्म मिलता था, एक पॉलिसी के रूप में, एक उसके रूप में। और प्राचीन, और एक चीज और है कि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये सेकुलर नहीं थी प्राचीन भारत की, है ना। तो यदि सेकुलर की हम माने आज की डेफिनेशन को हम देखें तो शायद कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो सेकुलर का मतलब था कि धर्म और अध्यात्म के अतिरिक्त अन्य विषयों को भी, मतलब अध्ययन अध्यापन के लिए, सीखने के लिए अन्य कौशलों को भी देखना। तो उस स्थिति में हम देखते हैं चिकित्सा, माने युद्ध, बाकी सब कौशलों के लिए बात होती थी। उसके बाद आप देखिए, हम यदि प्राचीन भारत की इस बात को देखें वैदिक की, तो इसकी शांतता भी हुई, शांतता बहुत रिफाइंड हुई, मतलब कंटिन्यूटी बनी बहुत रिफाइंड वे में, उसको री इन्वेंट किया, री इन्वेंशन हुआ। इस स्पिरिट को हम शिक्षा के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और बौद्ध में शिक्षा ज्यादा डेमोक्रेटाइज हुई, यहाँ इक्विटी, जैसे मान लीजिए वहां तो कुछ लोगों को, कुछ जाति समाज वर्ग के लोगों की थी, यहाँ लगभग सभी जातियों के लिए खुली थी। यहाँ संघ का जो, जिस तरीका से संघ के काम करने का तरीका था, वहाँ बहुत डेमोक्रेटिक था, हम सब जानते हैं। तो ये चीजें थी कि वहां पे एक रिफाइंड प्रक्रिया हुई और वहीं सारी क्रिटिकल इंक्वायरी से लेकर के सारी व्यवस्था बनी रही। मॉन्क के बारे में भी हम जानते हैं, मॉन्क भिक्षावृत्ति पे काम करते थे, त्याग होता था, और शिक्षा जो भी प्राप्त करता था उसको गृह त्याग करना पड़ता था, और अहिंसा, अनुशासन, समानता, त्याग और इस तरह के मूल्यों को पोषित किया गया। इसके बाद यदि हम देखें कि मतलब, और जहां तक मैं बहुत सारे उस समय आगे हम यदि बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 13वीं 14वीं 13, 14 और 15 सेंचुरी में बहुत सारे अध्ययन केंद्र थे हायर एजुकेशन के, और एक तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और उसमें बहुत सारे थे, नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला, नादिया, ये सब शैक्षिक संस्थानें थी, और इसके बारे में रिपोर्ट मिलता है। अब जब हम यहाँ की बात करें भारतीयता का, तो ये पक्ष हुआ दो, यदि हम एक वैदिक हुआ, एक बौद्ध की बात हुई। जैन का भी कुछ पक्ष है, हम उसको अभी नहीं लेते हैं, समय का अभाव है, लेकिन लगभग बौद्ध और उससे सिमिलरिटी है, इसलिए हम उसको इसी में इंक्लूड करते हैं। अब आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में भी भारत के पास जो था शिक्षा की व्यवस्था थी, और वहां हम देखते हैं कि मध्यकाल में जनरली इस्लाम के राजनीतिक नेतृत्व में वहां पे मकतब और मदरसा भी एक संस्था के रूप में आते हैं। पाठशालाएं भी थी, संस्कृत के संस्थान, उच्च संस्थान भी थे, लेकिन यहाँ मकतब जो है प्राथमिक शिक्षा के रूप में, और मदरसा जो है उच्च अध्ययन के ब्रांच के रूप में आता है। यहाँ भी वही था, उत्साह बोलते थे गुरु को, और यहाँ भी नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लौकिक शिक्षा दी जाती थी। अब ये सारी चीजें, इतनी बातें थी, तब तक यदि हम देखें कि इसको जब पढ़ा है समाजशास्त्रियों ने, हमारे देश के और बाहर के लोगों ने, तो इसकी आलोचना की, और उसका आधार क्या था कि भाई ये धार्मिक थी, इसका कैरेक्टर, इसका चरित्र जो था धार्मिक था। और इसमें मतलब इसमें नहीं कि मतलब ये एस्पेक्ट नहीं देखा गया कि अहम का शोधन करता था, विनम्रता, आंतरिक रियलाइजेशन की बात होती थी, और एक इंक्लूसिविटी की बात होती है, और चेतना के कई स्तर पे बात होती है कि अब केवल शरीर की चेतना हमारे पास नहीं होगी, वो प्राण की बात होती है, अनंत की बात होती है, सामुदायिक चेतना की बात होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राचीन जो शिक्षा थी वो एसोटेरिक थी और सेक्रेड नहीं थी, और ये आधुनिक समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उसके साथ इनको अलाइन नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि आज की शिक्षा में समस्या, प्रॉब्लम पोजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी रणनीति चाहिए, डिजाइन जैसी थिंकिंग चाहिए, तो लोग इसको कहते हैं इसको नहीं होगा। गुरु के बारे में भी कहा गया कि प्राचीन भारत में गुरु को करिश्मेटिक और पेरेंट की तरह मतलब प्रस्तुत किया गया था, और आज तो गुरु को एक मतलब सेवक के रूप में होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। और यदि हम देखेंगे तो ये समाजशास्त्रीय आलोचना जो थी वही द्वैतता की बात थी, परंपरा, आधुनिकता, धार्मिकता, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत ज्ञान बनाम आपको वस्तुनिष्ठ ज्ञान। और भारत के आधुनिकवादियों ने भी मतलब ये किया था कि, हालांकि किया था कि भाई यदि हम प्राचीन भारत की शिक्षा को और ज्ञान को अतिरंजित करते हैं तो इसके बहुत खतरनाक रिपरकशन हुए। और हम देखेंगे कि हमारी जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान, तो एक ग्रुप जो था प्रयास कर रहा था, तो वहां पे अतिरंजन का खतरा था, जिससे कि वो कहीं ना कहीं से दूसरे पे असॉल्ट था,
और एक वायलेंट डिस्कोर्स के रूप में उभर रहा था, और बहुत सारी जो सेक्टेरियन मतलब चेतना थी और चिंतन थे वो आ गए थे। और इसका यदि हम देखें तो इसके आपको ज्योतिराव फूले की बात करें हम, सावित्रीबाई फूले, इस पे भी यदि हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, सॉरी जी, उसके बाद हम यदि निम्न जातियों के बारे में देखें तो इस तरह से चीजें जो है वो अपना मतलब होती रही है, आलोचना होती रही है। अब आते हैं इसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो औपनिवेशिकरण का जो वर्चस्व था, ये सब जानते हैं कि भाई ये एक असॉल्ट था, एपिस्टेमिक असॉल्ट था, पेडागोगिक असॉल्ट था, कल्चरल असॉल्ट था, नैतिक असॉल्ट था। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे पास जो था, एक यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो कहीं से वो इंडिजीनियस एजुकेशन को डिस्करेज नहीं कर रही थी। और पता है उस समय आडम रिपोर्ट जो है बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का, मुंडो का मद्रास का और लेंटन का, आपको पंजाब का, उससे डेटा आता है कि लगभग हर गांव में पाठशालाएं थी, मकतब थी, मदरसे थे और अपना मतलब एजुकेशन सिक्योर था। और जो धर्मपाल ने ब्यूटीफुल 3 में अपनी 3 बातें लिखी है, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल धार्मिक थी और इंक्लूजन नहीं था, ये सारी बातें लिखी है। तो इसमें हम लोग यदि देखें कि लेकिन बाद में इसमें जो है एक इनपुट डाला जाता है और मैंने पाश्चात्य शिक्षा की और एक सो कॉल्ड सेकुलर और साइंटिफिक शिक्षा की और उसको थोपा जाता। मार्टिन कार्ने ने बात कही कि जो शिक्षा विज्ञान की शिक्षा दी गई, जो तकनीकी शिक्षा दी गई, वो सुपरफिशियल थी। उस कैसे वैज्ञानिक रूप से सोचा जाता है ये भारतीय और उपनिवेशवादियों को नहीं बताया गया। केवल एक वस्तु के रूप में शिक्षा दी गई कि आप उसको इंटरलाइज करो और उसको केवल आप अपने कुछ कौशल के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए आप करो। और लेकिन एक बात यदि हम देखेंगे कि इन सारी आलोचनाओं में कुछ विकल्प भी तलाशे गए, विकल्प भी पैदा हुए और कोशिश की गई, और धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके बाद की परिस्थिति उसी विकल्प की दास्तान है यदि एक एंगल से देखें तो। और कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल चाहते थे कि भाई हम वापस लौटे, वापस अपने, और वापस लौटने का मतलब हम वैदिक जो कल्चर है सिविलाइजेशन की तरफ लौटे। तो इसको कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया। जैसे हम राजा राम मोहन राय की बात करें, उन्होंने पाश्चात्य एजुकेशन को सपोर्ट किया, ज्योतिराव फूले को करें, और इस तरह से जो फेमिनिस्ट और जो एक दलित चिंतन था सब लोगों ने इसको देखा, क्योंकि इसमें उनको संभावनाएं दिख रही थी, वो ज्यादा एक्सक्लूजन था। इवन प्रोमेश हजारिया करते हैं कि जो बंगाल का भद्रलोक था, वो भी भद्रलोक भी चाहता था कि भाई पाश्चात्य शिक्षा जो है ही हो और ये इंडिजीनियस नहीं हो। तो ये भी देखिए एक ड्यूअलिटी थी इंडिजीनियस की और मतलब ओरिएंटल और इंग्लिशिस्ट एजुकेशन की, और इस ड्यूअलिटी को भी रिकॉन्साइल हमने कहीं किया और 2 खेमे बन गए। और 2 खेमे थे, एक इधर झुका हुआ था, दूसरा इधर झुका हुआ था। मैं 4 लोगों का नाम लूंगा, 4 में सबसे 2 ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रयास हुए। एक थे गांधी और दूसरे टैगोर, जिन्होंने लगभग, यदि हम मॉडल देखें कि रिकॉन्साइल करने का तरीका क्या था, मॉडल यदि जितने भी प्रयास हुए, तो हम समय कारण इसको समेट रहे हैं। सर कितना टाइम है? सॉरी जी 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 थैंक यू सर। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 3 मॉडल में हम दे सकते हैं, एक रिवाइवलिस्ट मॉडल और एक रिफॉर्मिस्ट मॉडल। रिवाइवलिस्ट क्या थे कि उस पूरी हम ओरिजिनलिटी को, जो हमारा ओरिजिनल रूप था ना, वो हमारी जो एक सो कॉल्ड पवित्रता थी, पायस था, होली हमारी होती, उस तक पहुंचना। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसको अतिरंजित करते हैं, उसमें मिर्च मसाला तड़का हम लगा देते हैं ना। और दूसरे थे रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट का जो पैराडाइम था वो जनरली पाश्चात्यवादी था, वो वेस्टर्नाइज था, वो आधुनिक शिक्षा की तरफ, विज्ञान और तकनीकी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि री इन्वेंट नहीं किया गया, क्योंकि शायद री इन्वेंशन इनके बीच एक डायलेक्टिक पैदा करता है ना, ओरिएंटलिस्ट और सो कॉल्ड मॉडर्न के बीच, और वहां से एक नई संभावनाएं शिक्षा की, समाज निर्माण की और रिफॉर्म की बनती, वो नहीं बना। गांधी ने इसकी बात की है। गांधी ने जो बात की कि देखिए वेस्ट में क्या हुआ, एक आप देखेंगे गुरुकुल परंपरा में, बुद्ध में भी बात थी
और जिसकी सबसे जड़ हमारी सामाजिक की जितनी भी बुराइयां हैं, जो असमानताएं हैं, उसका आधार है मैनुअल और मेंटल वर्क के बीच हियरार्काइज रिलेशनशिप। ये आपको एंशिएंट और में नहीं था, बुद्ध में भी नहीं था। ये कहाँ से शुरू हुआ? आज हमारे गांव में, मान लीजिए हमारा कोई भाई गांव में पढ़ता है, गांव में है, वो अच्छी कमाता है खेती से, लेकिन मैं शहर में आ गया हूँ, क्लर्क हूँ, लेकिन मैं उससे ज्यादा मैं गांव जाता हूँ, तो लोग कैसे परसीव करते हैं? तो जो मेंटल, गांधी ने सबसे पहले इसको जो है इसको किया, जो एजम्पशन थी, जो इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करने का मामला नहीं था, इक्वालिटी को प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म था, इसको इन्होंने कहा। दूसरा चीज, गांधी ने ट्रस्टीशिप की बात की, और गांधी ने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल प्रभाव से शिक्षा को बचाए रखना है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम एक काम के आधार पे सिखाने की बात करते हैं, और वहां से जो कुछ भी आएगा उस पे स्कूल जो है अपना खर्चा निकालेगा और आत्मनिर्भर स्कूल बनेगा। उनको पता था। और एडम ने भी ये बात कही है कि हमारे जितने भी, मतलब एडम की रिपोर्ट में बात है कि जितनी भी पाठशालाएं थी, उस पाठशालाएं में दो तरह के स्कूल थे। एक तो कि गांव का जमींदार या कोई पूंजीपति एक स्कूल खोल देता था, या गांव के लोग चंदा देकर के स्कूल बनाते थे। मेरे को याद है। जी 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 जी। तो ये समझिए कि जो टैगोर और गांधी का जो था, वो कुछ हद तक रीइन्वेंशनिस्ट था। इन लोगों ने चीजों को की, टैगोर ने नेचर के साथ किया, और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो करिकुलम है, जो पेडागॉगी है, इसकी बात की। तो ये और जिद्दी कृष्णमूर्ति, और हम अरबिंदो की भी बात कर सकते हैं। उनका भी जिद्दू और अरबिंदो में एक है कि मतलब वो जो पास्ट है, होली पास्ट है, उसको रीइन्वेंट करना चाहते हैं। आध्यात्मिकता उसमें पार्ट है, और इसकी तरह से है। दूसरी चीज, अभी बात हो रही थी पिछले सत्र में, आदिवासी की बात हो रही थी। देखिए, यदि हम ज्ञान की बात करें, तो ज्ञान, यदि आज के समय में हम बात करें ज्ञान का, यदि एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखें या प्रोसेस के रूप में देखें, तो ज्ञान आपको, अभी ज्ञान होता है एक ऑफिशियल ज्ञान, ऑफिशियल नॉलेज, जो मान लीजिए स्कूल और कॉलेज के रूप में मिलता है, मतलब जो जिसको लेजिटिमेट नॉलेज भी कहते हैं। एक हिस्टोरिक नॉलेज, जो सो कॉल जो है बौद्धिक विलासी जो है वो उसको रखते हैं, जो केवल वो करते हैं। एक है कल्चरल नॉलेज, जो कि एक कल्चरल कम्युनिटी, इसके हम ट्राइब की बात करती है। एक फोक नॉलेज, मैथमेटिक्स में भी आप देखेंगे, मैथमेटिक्स में जो फोक मैथमेटिक्स है, कल्चरल मैथमेटिक्स है, और स्कूल मैथमेटिक्स है। अब सवाल ये है कि इतनी भी जो भी है, इनके बीच रिलेशनशिप क्या है? इनके बीच हियरार्काइज रिलेशनशिप है। उसके बाद, और ज्ञान सिंगुलर नहीं है, ज्ञान प्लूरल है, सोर्स के आधार पे और अपनी पर्पस के आधार पे। सीखने का भी आप देखिए, सीखने का भी कुछ कहता है कि रट के सीखा जाता है, कॉग्निटिव है, कुछ एक्सपीरियंस की बात करता है। और करिकुलम में भी हम देखते हैं, करिकुलम के बहुत सारे रूप हैं, कि मतलब डिजाइन करिकुलम, प्रोसेस करिकुलम, एसेस करिकुलम। पेडागॉगी में भी हम बात करें, सोशल पेडागॉगी, स्कूल पेडागॉगी, फैमिली पेडागॉगी, और ये सारी पेडागॉगी को हम देखें तो आज स्कूलों पे जोर क्यों आया है? आइडियोलॉजिकल पेडागॉगी। इन पेडागॉगी के बीच संवाद कैसा हो रहा है, ये कैसे एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहा है और साथ मिलकर के संभावनाएं क्रिएट कर रहे हैं, इससे विचार करने की जरूरत। थैंक यू सर। मुझे ये डर हो गया था कि कोई आगे से मुझे कभी अध्यक्ष बनाएगा कि नहीं। लेकिन बड़ी जरूरी बातें थी, बिल्कुल भी सॉरी वाली बात नहीं है। और बीच बीच में हम अध्यक्ष लोगों को ये बताना पड़ता है कि हम हैं थोड़ा सा, तो लेकिन ये बड़े जरूरी नुक्ते आपने रखे, और वो उसके लिए एक हिस्टोरिकल स्वीप को लाना, और आज के समय के जो चैलेंजेस हैं उसकी आपने जो बात की, ये जरूरी इनपुट्स थी। आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं कंचन शर्मा से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें, और आशा होगी कि ये 20, 22, 25 मिनट जी इतना ही रहेगा। देशिक को बहुत बहुत आभार कि मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला, और अजय सर को भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरे पर्चे के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार होनी थी, जो समझ एक विकसित होनी थी, वो उन्होंने कर दी। तो कल और आज जितनी भी बातचीत हमारी चली है, इसमें एक बात तो हम सब ने स्वीकार कर ली है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज़रूरी एक पहलू है। अगर हमें भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाना है, तो मेरा जो पर्चा है वो उसी दिशा में है
मेरे परिचय का जो टाइटल है वो विश्वविद्यालय प्रणाली के बारे में कुछ प्रस्ताव इस पर है। लास्ट हम लोगों ने जिसका आयोजन भी मैंने किया था, गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमने नई शिक्षा नीति और विउपनिवेशीकरण की संभावनाओं के बारे में 2 दिन तक हमने उस पर चर्चा की थी। बहुत विचारोत्तेजक गोष्ठी हुई थी और उसके अंत तक हम इस बात तक उसके अंत में हम कुछ निष्कर्षों पर निकल कर आए थे, और वो ये थे कि जो नई शिक्षा नीति है वो उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ संस्थागत और परिचालनात्मक सुधार की योजनाएं तो पेश करती है, और इस संबंध में कुछ तकनीकी किस्म के और कुछ योजनागत प्रावधान को भी पेश करती है। लेकिन अगर ज्ञान के संबंध में बात हम कर रहे हैं, दृष्टि के संबंध में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी कहा गया है वो थोड़ा सतही, औपचारिक किस्म का और अस्पष्ट नजर आता है। तो मौजूदा जो विश्वविद्यालय प्रणाली है, इसकी संरचना को लेकर नई शिक्षा नीति में कोई बुनियादी आपत्ति नजर नहीं आती स्पष्ट तौर पर। यानी जो भी परिवर्तन की बात नई शिक्षा नीति कर रही है, जो कि एक मजबूत आधार है, होने वाला है हमारे विकसित भारत के लिए, वो पॉलिसी, उसमें जिस भी परिवर्तन की बात उच्च शिक्षा के संदर्भ में कही गई है वो या तो आंशिक लगती है या फिर सतही लगती है। तो मेरे सामने सवाल ये है कि विकसित भारत में उच्च शिक्षा कैसी होगी, उसका राज्य के साथ संबंध कैसा होगा, समाज के साथ वो किस तरीके का रिश्ता निभाएगी, और उभरते हुए वैश्विक बाजार में हमारी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था क्या रूप अख्तियार करेगी। मेरी अपनी आज की इस प्रस्तुति को मैं 3 हिस्सों में विभाजित करूंगी। पहले हिस्से में मैं भारत की विश्वविद्यालय प्रणाली के वैचारिक आधार को प्रस्तुत करूंगी। यह वैचारिक आधार 18वीं सदी के जर्मनी में तैयार किया गया था। इसके आधार पर यूरोप की शिक्षा के लिए जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, वही यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने भारत और अन्य उपनिवेशों में स्थापित कर दिए। विद्वानों ने इसे कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी सिस्टम की संज्ञा दी है। प्रस्तुति के दूसरे हिस्से में मैं इस प्रणाली की उन मौजूदा विसंगतियों पर चर्चा करूंगी जिसके कारण भारत की उच्च शिक्षा आहत पड़ी हुई है। तीसरे हिस्से में पाक औपनिवेशिक विश्वविद्यालय प्रणाली की एक झलक पेश करूंगी। मैं चाहती हूं मेरी यह चर्चा दोनों सिरों पर खुली रहे ताकि इस विषय पर एक उन्मुक्त चिंतन संभव हो पाए। मुझे मालूम है कि एक गोष्ठी में इस इतनी बड़ी समस्या के बारे में हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मेरी ये प्रस्तुति उन कोशिशों में से एक होगी जिसकी शुरुआत हम विकसित भारत के संकल्प के साथ कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज की दुर्दशा और सुदशा का जो आधार है वो वहाँ उस समाज की ज्ञान व्यवस्था पर टिका होता है। ऐसे में ये देखना भी बहुत जरूरी है कि विकसित भारत में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की स्थिति क्या है। अगर मैं भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की बात करूं तो यह यूरोप की कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी सिस्टम की लगभग प्रतिलिपि है। इस बात से कोई असर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता है कि विश्वविद्यालय का नाम क्या है। वह विश्वविद्यालय नेहरू के नाम पर है या अंबेडकर के नाम पर, वह विश्वविद्यालय हिंदी की सेवा करने के लिए, उत्थान करने के लिए स्थापित किया गया हो या फिर संस्कृत, उर्दू या पंजाबी पर जोर हो, वह विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय है या मुस्लिम विश्वविद्यालय। दरअसल इसकी जो पूरी प्रणाली है उसकी विशेषता यह होती है कि इसमें विश्वविद्यालयों के अलग अलग विभाग का लक्ष्य सरकार से ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्ति का होता है। दूसरा कि अनुशासनों के बीच मोटी मजबूत दीवार होती है और उनमें पदानुक्रम भी काम करता है। जैसा कि वॉलरस्टीन अपनी रचना यूरोसेंट्रिज्म एंड इट्स अवतार द डिलेमा ऑफ सोशल साइंसेज में बताते हैं कि 1945 तक ज्ञान का उत्पादन किन शर्तों पर होगा, इसके केंद्र में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और अमेरिका था। ज्यादातर विद्वान भी वहीं के थे और उनके द्वारा उत्पादित ज्ञान
पश्चिम के ही सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों पर ही केंद्रित था। इस तमाम ज्ञान को सार्वभौम करने का काम किया कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी सिस्टम ने। दरअसल कांट की रचना द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज में उन तमाम सवालों का जवाब दिया गया था जिसकी तर्ज पर भविष्य का यूरोप शिक्षित किया जाना था, जैसे विश्वविद्यालयों के संकायों का पदानुक्रम क्या होगा, उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाएगा, लर्निंग प्रोसेस का लाभार्थी कौन होगा इत्यादि। कांट की इस थीसिस को व्यवहारिक रूप दिया विल्हेम हुम्बोल्ट ने। हुम्बोल्ट का व्यवहारिक खाका न केवल यूरोपियन यूनिवर्सिटी सिस्टम का आधार बना बल्कि तमाम विश्व की उच्च शिक्षा प्रणालियों के लिए भी उसने आधार पेश किया। और आज भारत में जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो हम उसी को ही अपनाए हुए हैं। आज की उच्चतर शिक्षा जो कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी की कॉपी है, उसके लक्षणों पर विद्वानों की जो राय है वो इस तरीके की है। वो कहते हैं कि यह शिक्षा अपनी प्रकृति से विखंडित है, आत्म विभाजनकारी है। इसकी वजह से हमारा काल बोध, हमारा कर्तव्य बोध, हमारा सौंदर्य बोध सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। हमारे लिए सम्मानजनक क्या है और अपमानजनक क्या है यह तय करने का हमारा विवेक भी कम होता गया है। विद्वान इसे आध्यात्मिक दृष्टिहीनता, सिकनेस ऑफ सोल भी कहते हैं। आज की शिक्षा सद्गुण और सहयोग परक ना होकर प्रतिस्पर्धात्मक हो चुकी है और हम देखते हैं कि ये हाल सिर्फ शिक्षा का ही नहीं है, हमारे संपूर्ण जीवन का यही हाल हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि भविष्य के भारत के लिए अपने अतीत से हम क्या ले सकते हैं। इस सवाल से पहले यह जानना भी जरूरी है कि असल में हमारे अतीत के पास था क्या। भारत की पूर्व औपनिवेशिक उच्च शिक्षा प्रणाली के अतीत पर नजर डालते हैं तो निकल कर आता है कि अशोक के समय से ही मठ संस्था के रूप में स्थापित हो चुके थे और ये संस्थाएं शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित थी। हालांकि शुरुआत में यहाँ सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं को ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन बाद में ये आम जनों के लिए भी सुलभ हो गई थी। तक्षशिला, बनारस, कन्नौज, मिथिला उत्तर भारत में, विजयनी सेंट्रल भारत में, पैथन, मालखेड़ और कल्याणी दक्षिण भारत में ऐसे स्थान थे जहाँ की शिक्षा संस्थाएं भारतवर्ष और उसके बाहर भी काफी प्रसिद्ध थी। यदि बात तक्षशिला की जाए जो गांधार प्रदेश का केंद्र था, रामायण में देखा गया है इसकी स्थापना भरत ने की थी और इसका नाम तक्ष नाम पर रखा गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ईरानियों ने और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाणों ने कब्जा किया। इन राजनीतिक बदलावों का शैक्षिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा इसके साक्ष्य परिणाम नहीं मिलते, लेकिन फारसी और ग्रीक कब्जे ने पाठशालाओं और उच्च शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रमों को प्रभावित किया। ब्राह्मी लिपि को खरोष्ट लिपि से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तक्षशिला की शैक्षिक गतिविधियों का जिक्र किया जाए तो यहाँ आने वाले विद्यार्थियों की आयु 16 से 17 वर्ष की होती थी। कला और विज्ञान के पाठ्यक्रमों की अवधि के बारे में कोई खास साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हालांकि 6 से 18 वर्ष की अवधि का अध्ययन होता था। विद्यार्थी किसी भी विषय का चयन कर सकते थे। विषय चयन करने में किसी भी प्रकार का जातिगत भेद या प्रतिबंध नहीं था। एक बनारसी ब्राह्मण द्वारा अपने पुत्र को तीरंदाजी की निपुणता के लिए तक्षशिला भेजा गया था, ये साक्ष्य है और इस तरीके के अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण बताते हैं कि जाति प्रथा की संरचना कठोर नहीं थी। विषय चुनने की स्वतंत्रता, मुफ्त शिक्षा इसे आकर्षक बनाती थी। जातक बताते हैं कि तक्षशिला में वेद और 18 कलाएं और शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि सभी 18 शिल्प परिभाषित नहीं हो पाए हैं, लेकिन चिकित्सा, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, कृषि, लेखांकन, तीरंदाजी, शल्य चिकित्सा, तंत्र इत्यादि पढ़ाया जाता था। यदि बात की जाए नालंदा की तो यह निकल कर आता है कि 675 ईस्वी में 3000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे। 7वीं सदी के मध्य तक नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 10,000 हो चुकी थी। छात्रावास के कमरे ज्येष्ठता के अनुसार मिलते थे और हर साल कमरों का पुनः वितरण होता था। नालंदा में पाठ्यचर्या बौद्ध धर्म, दर्शन और साहित्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि चिकित्सा विद्या, शब्द विद्या, हेतु विद्या जैसे तर्क बोल रहे हैं, अथर्वेद,
सांख्य दर्शन, वेद इत्यादि का समावेशन भी था। तिब्बती, चीनी, कोरियाई, भारतीय बौद्ध दूर दूर से उच्च शिक्षा प्राप्त करने नालंदा आते थे। 8वीं सदी में नालंदा के बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रसार तिब्बत में करना शुरू किया। इस सदी के भिक्षुओं के कार्यों में लेखन कार्यों को तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया और तिब्बत में आमंत्रित भी किया गया, जिसमें सांता रक्षिता प्रमुख है। तिब्बत के राजा द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ और तिब्बत में पहले बौद्ध मठ का निर्माण किया गया। वे इसके मठाधीश बने और मृत्यु तक बौद्ध धर्म के प्रसार में मदद की। इस संबंध में उनकी मुलाकात पद्म संभव कश्मीरी भिक्षु से हुई और उनका सहयोग भी उन्हें मिला। मैं यह विवरण मात्र तक्षशिला या नालंदा तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उस समय की उन तमाम प्रणालियों तक मैं जाना चाहती हूँ जिससे एक विशाल ज्ञान प्रणाली का ढांचा उभर कर आता है। इसलिए इन दो संस्थाओं पर कम और अन्यों पर ज्यादा जिक्र करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वल्लभी वेस्टर्न इंडिया में एक प्रसिद्ध और विशाल शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी निर्यात आयात का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके गोदाम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आयात की जाने वाली दुर्लभ और महंगे सामानों से भरे होते थे। चीनी तीर्थयात्री बताते हैं कि शहर बहुत समृद्ध था। कम से कम वहां 100 ऐसे लोग थे जिनकी संपत्ति 10 लाख से ज्यादा थी। वल्लभी में लगभग 100 बौद्ध मठ थे। नालंदा और वल्लभी में स्कॉलर उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल यहाँ रहते थे। व्यवहारिक और सैद्धांतिक चर्चा करने के लिए भारत के सभी हिस्सों से विद्वान वल्लभी में ही इकट्ठा होते थे। पॉसिबल और नॉन पॉसिबल थ्योरीज पर बहस करते थे। जब किसी भी विद्वान को वल्लभी के विद्वान द्वारा उसकी राय या उसके द्वारा पेश किए गए विचार पर उत्कृष्टता और शुद्धता का आश्वासन मिल जाता था, तो वह विद्वान पूरे भारत, विश्व और उससे बाहर भी प्रसिद्ध हो जाया करता था। तो ये हैसियत वल्लभी की थी। शाही परिवार इन शैक्षिक मठों को अपना संरक्षण प्रदान करते थे। तक्षशिला और नालंदा की भांति वल्लभी भी दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करती थी। केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू छात्र भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वल्लभी की भांति विक्रमशिला की भी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। राजा धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला मठ की स्थापना की गई थी। यह एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाला शैक्षिक केंद्र था। राजा धर्मपाल द्वारा 108 मंदिरों और उससे जुड़े हुए कई हॉलों का निर्माण करवाया गया था। तिब्बत के स्रोतों से हमें पता चलता है कि यहाँ कई विद्वानों ने संस्कृत में पुस्तकें लिखी और बहुतों का अनुवाद तिब्बती भाषा में करवाया गया। 11वीं ईस्वी में तिब्बत के राजा का निमंत्रण यहाँ के विद्वान उपाध्याय अतीश को मिला और वो वहां गए। वहां बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। तिब्बती परंपरा में 200 से अधिक पुस्तकों का मूल लेखन और अनुवाद का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। विक्रमशिला के प्रसिद्ध विद्वानों की सूची से यह स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में अन्य छात्र भी यहाँ आने के लिए आकर्षित होते थे। 12वीं सदी तक वहां 3000 बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था और एक विशाल पुस्तकालय था। विक्रमशिला का प्रबंधन पाल शासकों द्वारा मुख्य मठाधीश की अध्यक्षता में 6 भिक्षुओं का एक बोर्ड करता था। उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभिन्न सदस्यों को विभिन्न दायित्व दिए जाते थे। द्वार पंडितों का काम प्रवेश इच्छुक पंडितों की विद्वता का परीक्षण लेना होता था। अलग अलग जगह से एडमिशन हेतु जैसे एप्लीकेशंस आती हैं, उसी तरीके से एक विशाल पूरा प्रणाली थी उसको संभालने के लिए। तो राजा कनक के समय में 6 द्वार पंडितों का जिक्र मिलता है, जो इस प्रकार है। पूर्वी द्वार पर आचार्य रत्नाकर शांति को यह दायित्व सौंपा गया था। उत्तरी द्वार पर नरोपा, दक्षिणी द्वार पर प्रजनाकर मती, पहले केंद्रीय द्वार पर कश्मीर के रत्न ब्रज को यह जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरे केंद्रीय द्वार पर गौड़ के जनानंद श्री मित्र को यह दायित्व मिला था। तो इस तरीके से एक विशाल तंत्र था और उसको चलाने के लिए पूरा एक सिस्टमैटिक एक हमारे पास तरीका था जिससे हम उसको करते थे। इस संस्था में व्याकरण, तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, कर्मकांड जैसे विषयों में विशेषज्ञता प्रदान की जाती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे शैक्षिक संस्थान थे, बौद्ध मठ थे, जिनका जिक्र तिब्बती और चीनी विवरणों में मिलता है। समय की कमी के चलते उन सब पे मैं अभी बात नहीं कर सकती,
लेकिन यूंगचांग के जीवन विवरण और यात्रा विवरण से भारत के कई और शैक्षिक संस्थाओं का जिक्र मिलता है। मसलन 7वीं सदी में कश्मीर के पास जयेंद्र मठ था, जो उस समय का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। पंजाब भी शिक्षा संबंधी गतिविधियों का गढ़ था। वहां का चीनापति मठ शिक्षा का एक अच्छा और प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। यूंगचांग वहां खुद 14 माह तक रहे थे। जालंधर मठ में वो 4 माह तक रहे और वहां रुककर उन्होंने प्रकरण पाद विभाषा शास्त्र का अध्ययन किया। बिजनौर जिले के मतिपुर मठ में उन्होंने 6 माह रुककर अध्ययन किया। कन्नौज के भद्र विहार में वो 4 माह रुके और वर्ण विभाषा व्याकरण का अध्ययन किया। आंध्र के अमरुति मठ में वे कई महीने रुके और अध्ययन किया। ये सभी स्थान उस समय के प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान हुआ करते थे, जहां पर भारत के बाहर से भी विद्वान आया करते थे। इन सब के अतिरिक्त शिक्षा के और केंद्र भी थे, जिन्हें हम आज की भाषा में मंदिर कॉलेज या टेम्पल कॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि एक धार्मिक संस्था के साथ साथ ये शिक्षा के क्षेत्र में वो सारे कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। मसलन बीजापुर जिले में सलौतकी गांव में सलौतकी टेम्पल कॉलेज था, जो 10वीं 11वीं सदी का प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र था। राजा कृष्ण तृतीय के काल में त्रयी पुरुष मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें कई सारे बड़े हॉल थे और इसी के साथ इसमें 23 बड़े घर भी थे, जो विद्यार्थियों के रहने के लिए इस्तेमाल होते थे। और एक अनुमान के करीब यहाँ 200 विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन, शिक्षा और रहने की व्यवस्था दी जाती थी। 11वीं सदी के आरंभ में अनियार मंदिर कॉलेज था। दक्षिण अर्काट जिले का प्रसिद्ध संस्कृत कॉलेज था, जो तकरीबन 350 विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, रहना और भोजन की व्यवस्था करता था। यहाँ पर यह भी है कि अनुशासनों का वितरण कैसा हो, उस पर भी था कि छात्रों का जो प्रवेश है वो भी विषयों पर आधारित सीटों पर होता था। तो इसमें 75 जो सीट्स थी वो ऋग्वेद के छात्रों के लिए थी। उसके बाद 75 यजुर्वेद के छात्रों के लिए, 20 छंदोग्य सामवेद के छात्रों के लिए, 20 तालावाचार सामवेद के छात्रों के लिए, 10 अथर्ववेद के छात्रों के लिए। इस तरीके से उनका आवंटन होता था विषयों के बेसिस पर कि कितने छात्रों को कितने विषयों के लिए लिया जाएगा। तो मल्लापुरम टेम्पल कॉलेज था, अग्रहार गांव था, तिरुमुकुदुम टेम्पल कॉलेज था। ये सारे जो नाम है ये उस समय के टेम्पल कॉलेजेस थे, जो बहुत ज्यादा फेमस थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्रों को रुकने, रहने, खाने और मुफ्त शिक्षा मुहैया कराती थी। तो ये सब जो विवरण है, साक्ष्य हैं, ये बताते हैं कि हमारे अतीत में हमारे पास बहुत कुछ था। हमारे अतीत में हमारे पास अपनी भाषा में बोलने, लिखने और पढ़ने का आत्मविश्वास था। अपनी भाषा, अपने ज्ञान परंपरा को बढ़ाने, उसमें शोध करने और अपने समाज के लिए क्या उपयोगी है उसमें ज्ञान उत्पादित करने की स्वायत्ता थी, वो स्पेस था। क्योंकि ये तमाम उच्चतर शिक्षा जितनी है वो मुफ्त दी जा रही है, तो एक तरीके से उस तक पहुंचने का जो रास्ता था वो भी बहुत सरल, सुगम और सभी तक था। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली का जो ढांचा है, जहां हम देखते हैं कि जो फीस है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो वो उस शिक्षा प्रणाली की संरचना को हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे, उसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा दबा हुआ सा दिखता है हमें। अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व कहीं ना कहीं जो बहुत सारे भारतीय हैं उनको असहज करता है। वो उनमें अपना स्वाभिमान, अपना स्पेस, अपनी भाषा का स्पेस, अपनी परंपरा, ज्ञान की जगह वो नहीं पा पाते हैं। तो जाहिर है कि ये बात सही है कि हम इस कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी की हम कितनी भी आलोचना कर रहे हैं, इसके हम नींव पर प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम इसे एकदम से जड़ से उखाड़ कर फेंकने की मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन बार बार ये सवाल तो हमें निश्चित तौर पर करना होगा, इस पर विचार करना होगा कि हमारे पास जो ये विशाल अतीत में हमारे पास था कि हम इससे क्या ले सकते हैं, इसको हम अपने विकसित भारत के साथ इस अतीत को कैसे जोड़ सकते हैं, अपने उस स्वाभिमान को हम दोबारा से कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास NEP आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पास आई, उसको हमें समझना होगा कि संरचनात्मक प्रश्नों पर को वो केंद्र में कहाँ रखती है और क्या पेश
पेश करती है। हालांकि उच्च शिक्षा के संबंध में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत कुछ पेश करती है। वो व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रही है, ई कंटेंट की बात कर रही है, उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की बात है, विदेशी यूनिवर्सिटीज कैंपस को खोलने की बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकने की और पुनः विचार करने की जरूरत है कि इतनी सारे सुझाव और प्रस्ताव है। तो अब जब सवाल आता है कि व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात, इसमें जैसा कि कल रामाशंकर जी ने भी बहुत इसमें अच्छी बात कही थी, तो हमने किया क्या, जो पैतृक व्यवसाय सीखने के स्थापित परंपराएं थी उनको छिन भिन कर दिया, और दूसरी तरफ जो IITIs और पॉलिटेक्निक थे उनकी दुर्दशा भी हो गई। और वो दुर्दशा हम सभी जानते हैं कि जब इनमें निजीकरण बढ़ गया है तो आज ये संस्थाएं पैसा लेकर डिग्री सर्टिफिकेट देने का केंद्र बनकर रह गई हैं। तो इस तरीके से वो जो पुरानी स्थापित परंपरा थी वो खत्म हो गई, और जो नए का हाल है वो हम सभी जान रहे हैं। तो इस तरीके से बिना सोचे समझे हम जल्दबाजी में जो कदम उठाते हैं वो ऑलरेडी जो उलझी हुई शिक्षा व्यवस्था है उसकी जटिलता को और बढ़ा देती है, और उसे और भ्रम उसमें और पैदा हो जाते हैं, कठिनाइयां उसमें और पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पर जितना भी उच्चतर शिक्षा का जो संगठनात्मक और क्रियात्मक योजना का पक्ष है, इसके लिए कई रिकमेंडेशंस हैं, कैंपस खोलने की, बाहर के यूनिवर्सिटी सिस्टम को यहाँ पर परमिट करने की। लेकिन यहाँ पर देखना ये जरूरी होगा कि जिन यूनिवर्सिटीज को हम यहाँ पर आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी जिन समाजों का आधार है, जरा उन समाजों को हम देख लें कि आज वो किन हालातों में हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ 50% से अधिक बच्चे परिवार व्यवस्था से बाहर जन्म ले रहे हैं। इन देशों का समाज मनोरोगियों, अपराधियों और लवारिशों का असुरक्षित समाज बनता जा रहा है। चीन में सामाजिक अविश्वास का संकट इतना बढ़ गया है कि वहाँ 2/3 नवजात बच्चों के पिता उनका DNA टेस्ट करवा रहे हैं। तो यूरोप लगातार टूटते बिखरते परिवारों, अधकचरी उम्र के लवारिस बच्चों और बहुत तलाक से थके हुए बुजुर्गों का समाज बनता जा रहा है। तो इन देशों में जो नागरिक अनुशासन की जो आश्वासन दिया जाता है वो असल में कितना मजबूत है, यहाँ पर हमें उस पर पुनः विचार करना होगा। सोचने की आवश्यकता है हमें इस पूरे मुद्दे पर। तो ऐसे समाजों में जो विश्वविद्यालय उभरे थे, उनका जो ये आधार थे, उनके कैंपस को अगर हम यहाँ पर खोलने का निमंत्रण दे रहे हैं तो वो किस तरीके के राष्ट्र चरित्र को प्रकट कर रहा है। और विडंबना ये है कि वो समाज जो खुद अपनी और सनातन परंपरा का निषेध कर चुके हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों के सहारे हम किस तरीके के भविष्य की कल्पना करने की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन सवालों और इनके बीच हम इनसे निकलते हुए रास्तों, दिशाओं की तरफ हम विकसित भारत की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शायद समय की भी कमी है तो कुछ बातें हम डिस्कशन में ले लेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया आपका कंचन। और इससे पहले कि हम लोग अपनी बातचीत और अपने सवाल या टिप्पणियां आए, मैं 1-2 नुक्ते जो उठ के आए हैं मैं जरा उनके बारे में एक आध बात कोई कह के फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं बात को। कंचन से मैं अगर बात को शुरू करूं कि उन्होंने खास तौर के ऊपर जो उनका फोकस था वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर था, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, या पुरातन समय में उनको मठ कह लें, या यूनिवर्सिटीज का जो उन्होंने ब्यौरा दिया। 2 उसमें से बातें इंपॉर्टेंट थी। एक तो कि उसकी अपनी रीच, जो जियोग्राफिकल रीच है वो कहाँ कहाँ पे है और उसकी क्या क्या स्पेशलाइजेशंस वहां पे सिखाई पढ़ाई जाती थी, शोध की जाती थी, इसका एक उन्होंने हमें ब्यौरा दिया है। और दूसरा कि उसके अंदर जो शिक्षा का जो सवाल था उसको कॉन्स्टेंटली कैसे मथा जाता था, और एक जो चीज उन्होंने कही कि उसके अंदर एक एलियनेशन से हमारा बचाव रहता था, भाषा के सवाल के जरिए भी, और ये कि उसके साथ जो बाकी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनका एक दखल और उनके साथ एक डायलॉजिक रिलेशनशिप रहता था। और जो इन्होंने कंट्रास्ट खड़ा किया वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज का, कांटियन हम्बोल्टियन मॉडल का, उसके अंदर एक नेसेसरी एलिमेंट है कि एजुकेशन में अगर आपका डिस्टेंस नहीं है अपने ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी से,
एक डिस्टेंस को क्रिएट करना है, एक एलिनेशन में जाके आप उसको कितना निरपेक्ष ढंग से देख पाएंगे, उस एक प्रोसेस के साथ जो दूसरी प्रोसेस जुड़ गई कि अंग्रेजी के माध्यम से उसको करना है, यही भाषा थी सोशल साइंसेस की भी, और उसने एक अलग लेयर ऑफ एलिनेशन को भी जन्म दिया। और प्लस जिस किस्म का एक पूरे का पूरा टेस्टिंग का, एजुकेशनल टेस्टिंग का जो मॉडल हम लोगों ने खड़ा किया, उसके अंदर भी एक कई किस्म के स्ट्रेस उसके अंदर आए। यहीं पे मुझे ये बात लगती है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है या जिस दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, जिसमें कि फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं, वो किस किस्म के चैलेंज खड़े कर रहे हैं और भारतीय यूनिवर्सिटीज क्या उस चैलेंज को निभा पाने में, इस रूप में क्या वो सक्षम है। मेरा ख्याल है कि इस बात के ऊपर चर्चा हो सकती है, और अगर नहीं है तो हमारे पास ऐसे वैकल्पिक यूनिवर्सिटी के मॉडल या इंस्टीट्यूशंस के मॉडल भी कहीं हैं क्या, पीछे जो हो रहा था उसमें से क्या उसको हम आज कैसे ले आए, इसके बारे में अभी चर्चा हम लोगों ने ढंग से शुरू नहीं की है कि वो किस फॉर्म में आ सकता है। ये एक बात रही, मैं यहाँ पे रहूंगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय चौबे ने एजुकेशन के कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने एक ब्यौरा तो दिया ही, लेकिन एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी कैसे है, वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्पेस की ही बात नहीं है, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर उसमें बड़े सवाल इस देश ने किस तरह से अपने सामने रखे हैं। और एक उसमें जो इन्होंने बात कही कि प्रोडक्ट है ज्ञान या ये एक प्रोसेस है, और इस लिहाज से ये जो हम लोग एमफिल पीएचडी वगैरह जो लिए कि फिर हम उस्ताद माने जाते हैं उस विषय के कि अब हमें इस पे ऊपर आता है, हम इसके साथ काफी संपन्न हैं, तो वहां पे क्या हम किसी प्रोडक्ट की सेंस में इसको करते हैं कि या हम लोग उसके अंदर कॉन्स्टेंटली, क्योंकि प्रोसेस के स्तर के ऊपर अगर इसको देखेंगे तो फिर ज्ञान का कैरेक्टर अलग है। अगर वस्तु को हासिल करना है और उसकी फिर कहीं पे एक्सचेंज में अगर उसको लेके जाना है, तब फिर उसका कैरेक्टर अलग है। ये एक सवाल इन्होंने, मुझे लगता है कि अलग अलग ढंग से इन्होंने इसको कई आयामों से देखा है। भले वो रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मॉडल की भी कॉन्ट्रास्ट में हो, लेकिन वहां पे भी ये सवाल, मतलब इसमें फंडामेंटल सवाल, हम इसको प्रोसेस और प्रोडक्ट की डायलेक्टिक में अगर इसको रख के देखें तो मुझे लगता है कि कई चीजों के बारे में शायद हम लोग किसी एक सूत्र के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। एक मुझे ये जो लगा कि ये जो सारी प्रोसेस है, इसमें विद्यार्थी है, विद्या है और अध्यापक है, इन तीनों का आपसी जो रिलेशनशिप है वो भी इसके कैरेक्टर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। और उसमें पैट्रोनेज का जो सवाल है, क्या वो समाज से थी जो प्री कॉलोनियल टाइम्स में हमें दिखाई देता है, क्या वो स्टेट से थी जो कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में दिखाई देता है, और तीसरे क्या अब वो इस बाजार का हिस्सा है जो कि वो चाहेगा हमें वैसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इस लिहाज से हम लोग विकसित भारत का भी जो संकल्प है कि क्या वो भी बाजार की वैल्यूज के मुताबिक एक विकास करना है कि उसके साथ किसी किस्म का डायलॉजिकल क्रिटिकल एक रिलेशन रखते हुए ही हमें ज्ञान का कोई उसके कैरेक्टर को बचा पाने की कोई जस्तजू उसमें शामिल रहेगी। मुझे एक सवाल ऐसी रहा कि अगर आप उसके ऊपर कभी विचार कर सकें या इसमें बात कर सकें कि कोठारी कमीशन रिपोर्ट का जो स्टेटस है इंडियन एजुकेशनल थिंकिंग में, इस सारे मसले के सवाल के ऊपर और एजुकेशन के कैरेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें अपनी बात में तो खुशी होगी। मुझे ऐसे ही ख्याल ये आया कि गुरु नानक को जब पढ़ाने आते हैं उनके उस्ताद या उपाध्याय जो आते हैं, तो गुरु नानक उनसे पूछते हैं और वो यही कहते हैं कि ये करिकुलम है, इसको ऐसे शुरू करना है। तो गुरु नानक उनसे सवाल यही करते हैं जिसमें वो खुद ही जवाब के सेंस में कहते हैं कि विद्या ये नहीं, विद्या ता निशान होगा। ये तो आपका कैरेक्टर होती है, ये आपके सारे शख्सियत का हिस्सा होती है, वही आपकी शिक्षा या विद्या को का एक आईना होती है। और मुझे ये भी ख्याल आता है कि
रांझा जब अपने गांव तख्त हजारे से निकलता है तो पहले ही रात शाम उसको एक मस्जिद में गुजारनी होती है, जहां पे के काजी जो है वहां पे क्या क्या पढ़ाया जा रहा है करिकुलम में, तो वो 18वीं शताब्दी के मदरसों में जो जो टेक्स्ट पढ़ाए जा रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उनका तो उसमें ब्यौरा है ही, साथ में इस बात के ऊपर भी है कि वहां पे भी बहुत सारा रट्टा मारने को कहा जा रहा था। आप गौर करिए कि गुरु नानक भी उपाध्याय का यही क्रिटिक देते हैं कि ये रट्टा मारने और इस किस्म से किताब को पढ़ने के लिए मत कहो, ये निशान होती है। और ये वही जो आपने सवाल कहा कि ये प्रोडक्ट है कि इसको अंदर डाल लिया तो अब ये हमारे पास आ गई कि ये प्रोसेस है। और एग्जैक्टली यही आलोचना, यही समीक्षा रांझा भी उसी मस्जिद के मौलवी की करता है कि जिस तरह से आप एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं उसके अंदर तो इसके साथ किसी गहरे रिलेशन की संभावना गायब है, और इसके चलते हम ऐसे बन जा रहे हैं कि उसने कहा कि आपका तो ये हाल है कि अगर कहीं से मौत की खबर आ जाए तो आपको तो उसमें से हलवे की बात आना शुरू हो जाती है कि अब यहां से कुछ कमाई का साधन हो सकता है। ये बड़ा जबरदस्त एक क्रिटिक है कि हम लोग, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी एकेडमिक भी पैदा करता है, एकेडमिक प्रोडक्शन के साथ उसका बहुत रिलेशन है। ये बातें आम सुनने में मिलती हैं कि अरे किसान मोर्चे में से कम 2500 रिसर्च पेपर निकलते हैं। वो भले कहने की बात हो कि ये ज्ञान का सोर्स है, लेकिन हम लोगों ने इसको इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई जो चीजों को करना शुरू कर दिया है, और ये एजुकेशन में होना शुरू हुआ है। ये कहीं ना कहीं पे एपीआई के स्कोर्स का जो सवाल है, ये कंचन जी शायद इसको देखें आप, कि उसके अंदर ये सवाल जो है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस के आपसी तनाव का, ये हमें कहां तक ले जाता है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और दोस्तों से आग्रह है कि हम लोग बात करें। हमारे पास पूरा आधा घंटा 25 मिनट के करीब समय है, तो 15 मिनट हम लोग कर लें, मेरा ख्याल है 10 मिनट कोई जवाब के लिए हम लोग ऐसा रख लेते हैं, जैसे भी हो। थैंक यू। फोकलोर में मैं लोक साहित्य में का विद्यार्थी रहा और पढ़ाता भी हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि आपने भी फोक नॉलेज की बात की, हम इनको देख रहे हैं। फोकलोर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन में नहीं है, लेकिन सब सीखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। पाबूजी पे एक किताब लिखी है जॉन डी स्मिथ ने, द एपिक ऑफ पाबूजी, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती, जो मैं ही पढ़ाता हूँ। लेकिन वो परिवार, वो पूरी परंपरा हमारे पास है जिससे जॉन डी स्मिथ ने सीख करके वो किताब लिखी। तो हम उन परंपराओं को नहीं पढ़ाते, उन बार्ड्स को नहीं पढ़ाते। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक पाबूजी का परफॉर्मर हमारे एमए एंट्रेंस के लिए अगर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में ही आए तो शायद वो एडमिशन ना पाए। तो कुछ बड़े प्रश्न हैं जैसे कर सकते हैं। तो मैं बड़ा बचकाना सा एक सवाल आता है, क्या आप करिकुलम कमेटी के भी पार्ट हैं, क्या संभव है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कभी असेसमेंट जैसी चीज़ों को बिल्कुल गायब कर दिया जाए? फोकलोर में कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति सीखता है। और मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी क्लास में किताबों को पढ़ करके लोग जो समझते हैं उससे ज्यादा किसी भी लोक परंपरा में सीखने वाला व्यक्ति आता है। एक ये। दूसरी जिज्ञासा ये है कि मैं अगर अपने टॉपिक से रिलेट करूं, 47 के विकसित भारत में क्या हम परिकल्पना कर सकते हैं कि फोकलोर यूनिवर्सिटीज होंगी हमारे यहाँ? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पूरी दुनिया में फोकलोर यूनिवर्सिटीज कहीं नहीं है, एक्सेप्ट वन विच इज इन कर्नाटका। फुल फ्लेजेड फोकलोर की यूनिवर्सिटी है कर्नाटका में, जिसका जनपदा विश्वविद्यालय नाम है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि देखिए, शायद मैं हल्का से बात कर रहा था कि राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट शायद कोठारी कमीशन से पहले आई,
और उसमें पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। मैंने वो 750 पेजेस की पूरी रिपोर्ट जो पढ़ी, उसमें डेनमार्क के पीपल्स थी कॉलेजेस के बेसिस पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ अमेरिका की पूरी परिकल्पना की गई और पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है दिया गया। बहुत सारे इश्यूज हैं, कास्ट को लेकर के, जेंडर को लेकर के हैं, और लोगों ने इस पे काम भी किया है। लेकिन राधाकृष्ण कमीशन रिपोर्ट ये ब्यौरा देती है कि हिंदुस्तान के सारे गांवों को और एटलीस्ट क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस को, मतलब 6 लाख लगभग जो हमारे गांव हैं, या फिर उनके समूहों को यूनिवर्सिटीज में तब्दील कर दिया जाए। ये 70 साल पहले या 76 साल पहले 50 के दशक में पूरा का पूरा पूरे एग्जाम्पल्स के साथ दिए गए हैं। और जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो बेसिस थे अमेरिका की, जो बाद में MIT जैसी इंस्टीट्यूशंस में तब्दील होती हैं, उसकी परंपरा का जिक्र करते हैं। लेकिन मुझे लगता है, ये बात मैं अपने एक फ्रेंड से कर रहा था जो जॉन डी स्मिथ के बड़े अच्छे मित्र हैं, इनफैक्ट उनके साथ कैम्ब्रिज से आए थे, कि क्या पॉसिबिलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हम किन ट्रेडिशंस में काम करते हैं, कोई तब्दीली हो सकती है। एंड ही वाज अ लिटिल एप्रीहेंसिव। उन्होंने बोला, यार इतना कुछ स्टेक पे है और इतने लोग स्टेक होल्डर में कि आपकी बात कोई सुनेगा भी नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये विकसित भारत के संदर्भ में पॉसिबिलिटीज हैं? मैं दोनों परिस्थितियों के बारे में कुछ मिला जुला के मेरे पास कहने के लिए है। जैसे कि जब हम अपने अतीत का अध्ययन करते हैं, तो जो आधुनिक शिक्षा हमें प्राप्त हुई है, खासतौर से यूरो केंद्रित शिक्षा प्राप्त हुई है, तो अतीत से एक तरह के डर के साथ हम संवाद करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम अतीतोत्थान की तरफ चले जाएं। ये अतीत को हम पुनरुत्थानवाद एक शब्द है जो हमें बहुत ज्यादा डराता है, कहीं हम पुनरुत्थानवादी ना हो जाएं। जैसे कि पिछली जो कंचन ने पिछली अपनी देशिक की शिक्षा के ऊपर विचार गोष्ठी का जिक्र किया, तो उसमें एक बात बड़ी अच्छी विश्वनाथ मिश्र ने कही थी। उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम लोग जो लोग अपने मिथकों का भौतिक सत्यापन करने की कोशिश करते हैं, उनकी आलोचना में विवेकानंद ने कहा था कि पुष्पक विमान है। तो ये दीनानाथ बत्रा स्कूल है कि हमारे पास शल्य क्रिया की विधि थी, हमारे पास पुष्पक विमान था। तो एक तो अतीत को समझने का ये तरीका है। जाहिर है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति और अरविंद अतीत को इस तरीके से नहीं समझते थे। वो अतीत के सार तत्व को समझना और उसको वर्तमान में लाना, उससे प्रेरणा ग्रहण करना, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे कि कंचन के परिचय में आया कि जो टेम्पल कॉलेजेस का कंसेप्ट है, अब आप देखिए कि जब हम लोग कला शिक्षण की बात करते हैं, तो भारत में कलाओं का अधिकतम शिक्षण मंदिरों के अंदर ही होता था। मंदिरों के पास अपनी कला पाठशालाएं होती थी और वो लोग कला शिक्षण, मैं ये वकालत नहीं कर रहा हूं वैसे ही मंदिर हम लोग खोलने शुरू कर दें, वैसे ही कला शिक्षण जाहिर रहेगा, मंदिर में नहीं होगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि धर्म और धर्म विधियों का जो प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण के साथ में जब कला शिक्षण भी होता था, नृत्य का शिक्षण भी होता था, चित्रकारी का शिक्षण भी होता था, तभी तो मंदिरों में इतनी मूर्तियां हैं हमारे यहाँ, तभी तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो सब मंदिरों के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे ओडिसी हो, ये सारे मंदिरों से जुड़े हुए हैं। और ईश्वर की आराधना और देवों की आराधना उनके जरिए होती है। तो ये एक मॉडल है जो टेम्पल कॉलेज वाला मॉडल है, मंदिर विद्यालय का जो मॉडल है, चाहे मठों के रूप में उसे हम देखें या किसी भी रूप में देखें, ये अध्ययन का विषय होना चाहिए। और इसके जरिए हम लोग अपनी मौजूदा कांटियन हम्बोल्टियन विश्वविद्यालय प्रणाली है, उसमें से यूरो केंद्रित हिस्सा निकाल के किस तरह उसमें भारतीयता का समावेश कर सकते हैं। ये एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है, कांटियन हम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी की जड़ में इमानुएल कांट की एक पुस्तक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज, विश्वविद्यालय की संकायों की का आपसी टकराव, उसका हिंदी में शीर्षक ये हुआ। तो उसमें जो फैकल्टीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट का समाहार वो किस रूप में करते हैं। वो ये कहते हैं, तमाम अनुशासनों का नाम गिनाते हैं कि ये सारे के सारे अनुशासन जो है वो राज्य अपने जो ज्ञान पैदा करेंगे वो राज्य की सेवा करेगा। केवल एक अनुशासन है दर्शन शास्त्र, उसको वो कहते हैं कि वो बाध्य नहीं है राज्य की सेवा करने के लिए, लेकिन उस जो फैकल्टीज का पदानुक्रम है, उसकी हायरार्की है, उसमें वो दर्शन शास्त्र को सबसे नीचे रखते हैं।
कि ये राज्य की सेवा के दायित्व से मुक्त होगा, बाकी सारे के सारे राज्य की सेवा में जाएंगे। यही कारण है कि जब हम अपने शोध केंद्र खोलते हैं, भारत में जितने भी शोध केंद्र खुले हैं, वो एक तरह से बिना घोषित किए हुए थिंक टैंक थे जिनका काम पॉलिसी इनपुट देना था। तो राज्य और समाज एक दूसरे के बिल्कुल पर्याय बन जाते हैं। और पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली, जब पब्लिक सेक्टर का दौर था तब वो ब्यूरोक्रेसी के लिए बाबू पैदा करने के काम में लगी रही, और अब जब बाजार का दौर है तब वो बाजार की जरूरतें पूरा करने के लिए बाजारों से अपेक्षा करता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा मामला बन गया है। इस जंजाल से हम विकसित भारत को कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को हमें देखना होगा। इसी में एक और मॉडल है। कंचन, जब आप इसी प्रोजेक्ट में काम करती थी तो पहला देशिक व्याख्यान हुआ था, उसमें राधा वल्लभ त्रिपाठी ने एक व्याख्यान दिया था। इसमें उन्होंने नवद्वीप का जिक्र किया था कि नवद्वीप एक ऐसी जगह थी जो कि विश्वविद्यालय भी थी और साथ में उसकी दीवारें नहीं थी, वो बिल्कुल खुला हुआ विश्वविद्यालय था। इसके अंदर हजारों विद्यार्थी आते रहते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, जाते रहते थे, और एक इस तरह की प्रक्रिया थी। तो एक ये मॉडल है, एक टेम्पल विद्यालय वाला मॉडल है, मठ विद्यालय वाला मॉडल है। इन मॉडल पे हमें बिना पुनरुत्थानवाद के खतरे का सामना किए हुए या बिना उसकी वजह से संकोच हम अपने ऊपर थोपें, इन प्रश्नों पर विचार, इस मॉडल पे गौर करना चाहिए। मेरा अनुरोध ये है। कई आ रहे हैं, आप भी लंबा जवाब देते हैं। नहीं सर का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सर से बात बोलते हैं जी। सर जैसे आपने कहा अतीत, देखिए अतीत एक अनुभविक एंटिटी, इंपिरिकल एंटिटी, और अतीत एक डिस्कर्सिव एंटिटी, दोनों में डिफरेंस है। जब भी हम डिस्कर्सिव एंटिटी की बात करते हैं तो इसमें आइडियोलॉजी पुट हो जाती है, और ये हमेशा आपको मतलब वाद विवाद, डिस्कोर्स, संवाद की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। हमारे देश में क्या हुआ है कि हम इस तरह से डिस्कर्स को प्रस्तुत करते हैं कि लगता है अनुभवजन्य हुआ है। ये यही सी बात है कि जो एक इमेजिनेशन है जो कि सीखने में और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस तरह से पुष्पक विमान की घटना जो है इमेजिनरी घटना है। इवन महाकाव्य को ले लीजिए, इतने भी हमारे महाकाव्य हैं कि यदि देखें कि भाई राम जी सही में थे या नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर मतलब एक ग्रामर जीवन जीने का, सामाजिक और नैतिक जीवन जीने का एक ग्रामर जो दिया गया है, वो अपने आप में मतलब बहुत था, वो है चीज़ें, वो रेफर होनी चाहिए, लेकिन उसको पैसिवली एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ सर, जो अपने प्रकरण में, कि देखिए पूरे और जो भी दुर्घटनाएं हुई है, कब हुई है, आपको कॉलोनियल से लेके अब तक हुई है, आज़ादी के बाद भी, कि हमने ज्ञान का निर्माण छोड़ दिया, हमने ज्ञान के कंज्यूम करना शुरू कर दिया, कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा इधर उधर चेंज करके। सर इस पूरे देश में आज़ादी के बाद एक मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट पैदा नहीं हुए, क्यों? जबकि पूरा अर्थमेटिक हमने डेवलप किया, पूरा ग्रीक ने ज्योमेट्री डेवलप किया, अलजबरा अरब के मुहाने पे हुआ, और हमारी कहाँ चली गई? क्योंकि हमने अपनी ज्ञान मीमांसा की जो हमारी ताकत थी, ज्ञान गढ़ने की, इंट्यूशन की हो गई आपको, और जो आज क्वालिटेटिव मेथोलॉजी ग्राउंडेड मतलब हम ग्राउंडेड थियरी की बात करते हैं, ये पूरा भारतीय ज्ञान मीमांसीय एलिमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मसला है, जो आइडियोलॉजिकल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो डिस्कर्सिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एपिस्टोलॉजी है, ये पेडागॉगी की गोद में और ज्ञान मीमांसा की गोद में ये सारी कॉन्फ्लिक्ट रिकॉन्साइल हो सकती है सर। अदरवाइज इंक्लूजन तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखें ना सर, इतिहास को ये रिकॉन्साइलेशन किया है, कभी हमने किया ही नहीं। हमने हमेशा एक न एक तरफ हम लीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है सर। यहाँ मैं दो बातें रखना चाहूँगी। पहला कि जब स्कूल सिस्टम को अगर हम देखें तो एक डीएवी निकल कर आते हैं। आप देखिए डीएवी कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है डीएवी में। हाँ, दयानंद इंग्लो, उसमें स्कूल जब शुरुआत होती है बच्चे की, उसमें एक हवन करा दिया जाता है, जी भारतीयता समावेश हो गई है। लेकिन पूरा जो सिलेबस करवा रहे हैं वो, उसकी जो सारा किताबें जो फॉलो की जा रही हैं, जो प्राइमरी लेवल पर जो पोएम्स सिखाई जा रही हैं, वो जॉनी ही है, समझिए। तो जब हम भारतीयता का वेस्टर्न और एक अनूठा वो प्रयोग है कि उसमें दोनों चीज़ों को मिक्स करने का एक आइडिया था कि हम लाएंगे, लेकिन कौन हावी है? क्या संरचना में कहीं कोई बदलाव दिख रहा है?
पूरा। अब दूसरे पे आती हूँ, ये तो क्योंकि स्कूली शिक्षा आज मेरा मुद्दा नहीं था, केंद्र नहीं था बात करने का, बात खुल रही थी सर की बात से। गांधी की भी अगर बात करें, गांधी के जो एक्सपेरिमेंट स्कूल्स खुले थे, गांधी की आइडियोलॉजी पे जो स्कूल खुले, आप देख लीजिए, वो मरने की स्थिति में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न फॉलो हो रहा है, वहां पर वही सिलेबस और कोर्स फॉलो होता है। गांधी की जो के आइडियोलॉजी पर जो बेस्ड किताबें, पाठ्यक्रम, सिलेबस लागू होना था, वो नहीं होता। सीबीएसई एफिलेटेड लागू होता है वहां पर, क्योंकि उनका जो स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको चलाने के लिए हमें एक ठीक ठाक अमाउंट में पैसा चाहिए, समाज की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि उस सामान को बनाकर हमें बेचना भी है। उनसे जो पैसा होगा वो एक तरीके का सिस्टम है कि हम बाजार में बेचेंगे, वहां से धन आएगा, फिर हम उस स्कूल को फुली इंडिपेंडेंट कर देंगे, वो आत्मनिर्भर स्कूल हो जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस चलेगा। उसके लिए जितने भवन चाहिए लकड़ी का सामान बनाने के लिए, लोहे का सामान बनाने के लिए, वो कहाँ है स्कूलों के पास। छोटे छोटे 8th क्लास तक के स्कूल की स्थिति ये है भारत में कि वो 2-2 कमरों में चल रहे हैं। आप इतने बड़े बड़े वर्कशॉप्स कहाँ से स्कूल्स में की कल्पना कर रहे हैं। तो इसका भी हाल हमने, इन प्रयोगों का हाल हम ये देख चुके हैं। दूसरा, अगर मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में आती हूँ तो पहला थोड़ा सा ठहर कर हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि यूनिवर्सिटी से हम क्या क्या अपेक्षाएं करें। क्या सारी अपेक्षाएं यूनिवर्सिटी से कर लेना ठीक है, सारे काम दे देना ठीक है? और वो भी एक ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, आप एक नया केंद्र स्थापित कर देते हो कि जी भारतीयता सिखाने के लिए एक कोर्स ले आ रहे हो, सिलेबस में एक नई यूनिट शामिल कर दे रहे हो, लेकिन वो सब जो प्रोसेस हो रहा है वो तो वही स्ट्रक्चर के बेस पे ही हो रहा है, वही उसी कांटियन हुम्बोल्टियन को ही फॉलो कर रहा है। स्टेट का जो कंट्रोल है, हर चीज में जो उसकी दखल अंदाजी है, क्या वो कहीं कुछ बदली है? जो ये विशेषता सर बोल रहे हैं कि राज्य द्वारा वो नियंत्रित नहीं प्रायोजित होता था, लेकिन वो व्यवहार में नियंत्रण ही है। जो स्टेट उसमें ये है, कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी की ये विशेषता है कि स्टेट उसमें डायरेक्टली अपना नियंत्रण की दावेदारी नहीं करता, उसको वो फंड देगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में या व्यवहारिक तौर पर स्टेट का नियंत्रण उन सभी विभागों के लिए जो उसकी सेवा के लिए बने, उनको राज्य की ही सेवा करनी है। तो ये हम केंद्र बना देने से, कोई स्टडी सेंटर बना दिया, सिलेबस में एक यूनिट डाल दी, एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे हम प्रणाली में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे जब तक कि उसकी नींव और लक्ष्य पर हम सवाल नहीं उठाते। नरेश और फिर रमाशंकर। मेरा कुछ असहज करने वाला सवाल है। हम यहाँ इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे हम कालजयी लोग हैं और हम 150 साल जिंदा रहेंगे। मतलब सवाल ये है कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि 47 में कैसे होंगे, और लगातार सारा जोर इस बात पे है कि अतीत की शिक्षा किस ढंग की थी। जो या तो एक बात साफ हो कि हम जिस जीवन पद्धति का शिकार हो चुके हैं, हम जिसमें डूबे हुए हैं, या तो उसको बदल दें। ये संभव नहीं है कि वर्तमान को छोड़ के अतीत में हम नहीं जाएंगे। यानी सवाल ये भी बनता है कि अतीत से किस ढंग से प्रेरणा ली जाए, उसका एब्स्ट्रक्शन किस ढंग से किया जाए। हम लगातार ये बात कहें कि पहले इस तरह का था, वो बीत चुका है, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसकी जो अंतर्दृष्टियां हैं उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना कि हम जीते यहाँ रहेंगे और कोई अतीत में महानता का कोई मील का पत्थर है वो हम छुआएंगे, ये एक मुश्किल बात है। मैं ये मान रहा हूं ये एक बहुत मुश्किल बात है। उससे ज्यादा करणीय बात ये है कि जो वर्तमान में शिक्षा के सामने संकट है और उसमें जो असमानताएं हैं और उसके कई सारे स्तर बन चुके हैं, तो एक तो उसको हम कैसे दूर करें, एक बात ये। और इस टिप्पणी का एक दूसरा भाग है, मैं इस बात से भी बहुत सहमत नहीं हो पा रहा हूं
कि जब हम शिक्षा से संबंधित चिंतन की बात करते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि पहले शिक्षा का जो उद्देश्य था या उससे जो हमारा मंतव्य था, उससे हम उम्मीद ये करते थे कि कुछ लोग पढ़ जाएंगे और वो बाकी लोगों को पढ़ाएंगे। हम ये बात भूल जाते हैं कि जैसे आप एक देश बन जाते हैं, लोकतंत्र बन जाते हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब लोगों को शिक्षित करेगा। तो सभी माने बच्चों को शिक्षित करना और कुछ बच्चों को शिक्षित करना, इससे पूरा स्केल बदल जाता है। और फिर उसको शिक्षा को हम सिर्फ ये माने कि वो नैतिक मूल्यों की वाहक ही बन के रह जाए, ये असंभव बात है, क्योंकि हमारे जीवन में वो चीजें नहीं है, तो हम किनके जीवन की बात कर रहे हैं। और एक चीज बस मैं और जोड़ता हूं, ये जैसे कई बार ऐसा हम मान लेते हैं कि जैसा जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों ने मैंने ठोस प्रयोग किए हैं, वहां हम उन लोगों का कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि दार्शनिक जो तत्व मीमांसा भी कर रहे थे, जो माने जीवन की जो लक्ष्य हैं, विसंगतियां, उन पे चिंतन कर रहे थे, वही शिक्षा पे भी चिंतन कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये भी इस बात को ध्यान करने से कि शिक्षा का जो वास्तविक क्षेत्र है, जो सीखना मतलब ये कही कि शिक्षण की तकनीक, उसके ढंग, उसकी पद्धतियां, उस क्षेत्र में किन लोगों ने क्या क्या काम किया है। जी मेरा ये कहना है कि भारतीय शिक्षा की दिक्कत ये है कि इसमें बुद्धिमानों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। बुद्धिमान मतलब जिसके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, और जो दस्तकार है उसको कम तवज्जो दी गई है। और जब ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वाला विचार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ है, जो पीछे छूट गए बुद्धिमान हैं उनको तवज्जो दी जा रही। मसलन आप IAS अधिकारी हैं, आप प्रोफेसर बनने का मन हुआ तो आकर बन गए, आप PSU में थे, MD थे, आप प्रोफेसर बन गए, आप नेता फेता थे, फेता सब मैं वापस लेता हूँ, आप नेता थे तो आप हो गए। लेकिन बेसिक बात जो है वो ये है कि प्रसन्न कुमार चौधरी कहते हैं कि भारत की दिक्कत ये रही है कि दिमाग और हाथ में बहुत ज्यादा दूरी है। तो जो लोग दिमागी काम करते हैं उनको तो बहुत ज्यादा माना जाता है। यूनिवर्सिटी में ही सारे विश्वविद्यालयों में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, और जो माली का काम करता है उसको ऐसे ही मान लिया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी विकसित भारत की कल्पना की जाए और उसको इंक्लूसिव होने की अगर कोई चाहत हो, कोई हसरत हो, तो जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो फूल उगाते हैं, फूल बनाते हैं, या जो कोई कुर्सी बनाता है या कोई घंटी बनाता है या कुछ भी बनाता है, घोड़े की नाल ठोकता है, तो ऐसे जो मेहनत करते हैं और बहुत दिमाग लगा के बहुत खूबसूरती से मेहनत करते हैं, उनको भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाए। और ये जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, उनको ये जो मेहनती लोग हैं, ये जरूर बताएं कि हमारी मेहनत में कौन सी योग्यता है, कौन सी सलाहियत है। बेसिक बात यह है कि आप किताब के बाहर की दुनिया के बारे में तो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये था, सीखा जाता था, तक्षशिला में ये था, वो सब ठीक है बातें। और ये कब हुआ है कि आप ढोल बनाने वाले को कमतर मानने लगे। मतलब एक ढोल बनाने, हम में से किसी को कह दिया जाए कि ढोल बना के दो, तो हम में से कोई एक ढोल नहीं बना पाएगा, हम में से हर आदमी 10,000 शब्द का पेपर लिख देगा। तो बेसिक मामला है कि ढोल बनाना पेपर बनाने से कमतर कैसे हो गया। और जब इस देश के पास ये मौका है तो फिर वो पीछे छूट गए बुद्धिमानों को ही क्यों यहाँ ले आ रहा है। क्यों, जो अमित कह रहे थे उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई कोई अगर ठीक से नाचता है बढ़िया से, तो वो भी तो बताए कि कैसे नाचा जाता है। थैंक यू। सर एक बस मैं इतना जोड़ दूं, बस ये खाना भी हाथ ही से खाया जाता है। नहीं, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि रमा सर, बुद्धिमान लोग यूनिवर्सिटीज में हैं, ये एक भ्रम है। जी सुनो जी सर की बात जो है, जैसे गांधी की जो बात है, जी गांधी की जो बात है कि भाई जो
उन्होंने मैनुअल और मेंटल की बात की थी, ये इस पैराडाइम को हम देख सकते हैं। और यही तो हिरार्की और यही इनइक्वालिटी पैदा करने का। सर आपकी जो एक बात है फोकलोर वाली, सॉरी छूट गया था वो। देखिए सर, ज्ञान जो है ना, मतलब शिक्षा और संस्कार, ये दो ऑन्टोलॉजिकल नीड्स है। और देखिए ये क्या होता था कि जो पेडागॉगी थी फैमिली की और कम्युनिटी की, वो पेडागॉगी जो है संस्कार देती थी, जो मूल्य की शिक्षा हुई, यानी हिडन करिकुलम से जहाँ मूल्य, जीवन दृष्टिकोण, एजम्पशन, बिलीव सब सीखते थे, कौशल सीखते थे। सवाल है कि सर, जो आज सर कह रहे थे ना कि भाई सब कुछ जो है यहाँ लादा जा रहा है, पता है शिक्षा अब कंटीजेंसी फॉर्मूला के रूप में इमर्ज हुई है, क्योंकि वो सारी पेडागॉगी ढह गई है। आधुनिकता ने क्या किया कि जो भी हमारी फैमिली पेडागॉगी, सोशल कम्युनिटी पेडागॉगी थी, कलेक्टिव पेरेंटिंग थी, वो ढह गई है। और पूरा का पूरा जो जोड़ है, माने दबाव है, माने मजबूरी में, मतलब आपको वहां आ गया है। तो इसको भी समझने की जरूरत है कि फोक नॉलेज हम रेफर क्यों करते हैं सर, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। जहाँ फॉर्मल माने डोमेन में हमें कोई डेटा नहीं मिलता है, कोई चीज नहीं मिलता, तो वहां से सिखाते हैं। फोक को हम पैरेलल इन सबके समानांतर खड़ा करें और इनके बीच एक डायलेक्टिक रिश्ता बनाए। फोक ही नहीं, कल्चरल जो है, फोक थोड़ा कल्चर डीपर होगा उससे। और फिर जो आपको स्कॉलिस्टिक, जो फॉर्मल डोमेन का नॉलेज है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। असेसमेंट की बात करें सर, असेसमेंट पता है, असेसमेंट और करिकुलम तो एक आइडियोलॉजिकल अपरेटस है, पहले शिक्षक ही होता था। मैं इसको, जो लोग गांव के हैं उसको समझ सकते हैं। ये गांव के बैलों में के गले में एक पगहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पगहा बोलते हैं जी। और नाक में एक होता है उसका नाथ। पता है सर क्या है, इस औपचारिक शिक्षा में असेसमेंट नाथ है और पगहा आपको जो है करिकुलम है। उस पगहा में तो आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन नाथ कोई पकड़ लेगा तो असेसमेंट नहीं है सर। आज यूनिवर्सिटी के क्लासरूम खाली हो रहे हैं क्योंकि जो असेस किया जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, यूपीएससी करने के लिए, फलाना करने के लिए। तो असेसमेंट को भी हमें रिकंसिस्टलाइज, जो हमें बाकी जो प्रैक्टिस देखे कि असेसमेंट एज ए पेडागॉगिक प्रोसेस एंड असेसमेंट एज ए सिस्टमिक प्रोसेस, ये दोनों को समझना होगा, तब जाके हम चीजों को कर सकते हैं। एक लास्ट सर आपका जो मामला था सर, जो टाइम है ना सर, टाइम जो अतीत हम कहते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों गुत्थम गुत्थ होते हैं सर। ये जो हम अतीत कहते हैं ना, जो छूट गया है, ये समय की एक रेखीय अवधारणा है। इज द साइंटिफिक नोशन ऑफ द टाइम। हम यदि सोशल नोशन देखें टाइम का, सामाजिक अवधारणा के रूप में देखें, एक कल्चरल अवधारणा के रूप में देखें, ऑन्टोलॉजिकल की अवधारणा के रूप में देखें, अस्तित्व मूलक अवधारणा के रूप में, तो पता है सर, मेरा अतीत भी हमको परेशान करता है और भविष्य की चिंता भी परेशान करती है। तो इसको भी हमें समझने की जरूरत है। हम आज जो इसकी बात कर रहे हैं सर, विकसित भारत, विकसित क्या सर, एक कंसेप्चुअल कैटेगरी है और हर समय जो है वो अपने लिए कंसेप्चुअल कैटेगरी घटता है। उसी तरह अतीत क्या है, अतीत वो नहीं है कि वो जो पहले था, वो डायनेमिक है, गतिशील है और जीवन की तरह गतिशील है। जो कल ईश्वर मिश्रा सर कह रहे थे, रीत की तरह है वो रीत हमेशा री इन्वेंट करता है। इसको इस रूप में हम यदि समझेंगे तब इनके बीच हम संवाद कर पाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, नरेश सर ने अभी ये मेथड्स की बात की कि बहुत सारे वैकल्पिक तौर पर हमारे क्या मेथड्स में, टीचिंग मेथड्स में, इसमें क्या बदलाव, क्या प्रयोग है। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी कि जो इंडियन नेचुरलिज्म है, भारतीय प्रकृतिवाद, जो टैगोर ने उसको पूरा एक, गांधी भी चाहे अपना ये ढांचा पेश कर रहे हैं, या ये भी, इसमें मेथड्स भी, उन्होंने मेथड्स के लेवल पर, विधियों के लेवल पर बहुत बदलाव किया है। लेकिन फिर वो सवाल आता है, उन विधियों से आपने पढ़ा दिया, लेकिन फिर जब आप असिस्ट कर रहे हो बच्चे को, तो फिर आपको वही जो प्रणाली, जो एस्टेब्लिश प्रणाली है, उसी के ही तहत करना है। आपका स्कूल का, उनका तो स्ट्रक्चर है, दीवारों के बिना स्कूल की कल्पना है, किताबों के बिना अध्ययन है, परीक्षा के बिना बच्चे की लर्निंग है। तो लेकिन वो स्कूल भी आप देख लीजिए, टैगोर वाले भी, क्या वो उस प्रणाली को, उस एस्टेब्लिश ढांचे को इग्नोर कर सकते हैं सब? वो नहीं है वो चीज, क्योंकि वो संरचना में ही बदलाव जब तक नहीं करेंगे, तो ये मेथड्स आप कितने नए ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, वो बात वहीं बनी रहेगी जहां वो है अभी। शुक्रिया। लंच की तरफ और सब चलें और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।